बेसन पे खड़े वो सांस लेने की कोशिश में आधी हो गई थी और टॉवल से मुंह साफ करते बाहर निकली तो लाइट नहीं थी। ओह शिट, लगता है लाइट चली गई। वो ये कहते हुए बेड पर आकर लेटी तो उसे अपनी कमर पर गैर महसूस सी हलचल महसूस हुई और उसने अपनी कमर पर सरसराते हुए हाथ महसूस किए। कौन? खौफ से उसकी घिघी बन गई थी। वो अपनी आवाज की घबराहट को काबू पाते हुए बोली, आपका शोहर, जिसे आप 3 दिन 4 घंटे 25 मिनट और 30 सेकंड से भूल गई हैं। तुम कहाँ से आए हो? दरवाजा तो बंद था। वो अपने चकराते सर पर काबू पाते हुए गुस्से से बोली थी। मिनाल उसकी कुर्बत में चकरा कर रह गई थी, एक तो अंधेरा और एक तो उसके इतनी करीब। छोड़ो मुझे, बेहुदा ठरकी इंसान, वो उसको खुद से छुड़वाने लगी थी। जब इंसान का दिल और नीयत साफ होना तो मेरा रब रास्ते बना देता है। तुम मुझे सीधा सीधा बताओ, तुम अंदर कैसे आए? वो नफरत से बोली थी। विंडो से, वो यक लफ्जी जवाब देते हुए बोला था। विंडो तो बंद थी, फिर कैसे आए हो? उसकी आंखें हैरत से फटने को थी। सिंपल सी बात है, तोड़ के, ये कहता एक दफा फिर उसे हैरान कर गया था। कैसे? हाथों से तो तोड़ा है। उसके सदमे से आवाज ही नहीं निकल रही थी। नहीं, आपको पागल नजर आता हूँ या रांझा? अपने बेड से तोड़कर आया हूँ। अपने बेड से? अपने बैट होगा। अपने बेड से तोड़कर आया हूँ आपको देखने। वो उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करता हुआ बोला, दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बेफिक्र रहें, लाइट तो ऑफ है और मैं शक्ल दिखाने भी नहीं आया, मैं तो कुछ और ही करने आया हूँ। क्या? वो उसकी कमर से हाथ हटाते हुए बोली जो उसके गिर्द लिपटे हुए थे। प्यार प्यार व्यार निछावर करने आया हूँ और क्या। हसनाल ने मिनाल की घबराई हुई आवाज से लुत्फ उठाया था। प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे डर लग रहा है अंधेरे से। वो हंसी हुई थी। जब हसनाल बख्त हो साथ तो डरने की क्या बात। वैसे जो मेरे साथ होता है वो तो तूफानों की परवाह भी नहीं करता। वो उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए बोला था। प्लीज छोड़ दो, मुझे बख्श दो, कहते हो तो पाँव पड़ जाऊंगी। वो अपने तपते जिस्म पर दर्द महसूस करते ये कहते फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ है आपको? क्यों रो रही हैं? उसके हिलते वजूद को उसके मुंह से निकली बातों से वो अपनी जेब से फोन निकालता एक पल को घबराया। उठकर इसको उठकर उसको अपना साथ बिठाता उसके चेहरे पर टॉर्च लगाता हुआ बोला था, मगर उसके चेहरे को देखकर साकित रह गया था। किसने किया है? कैसे हुआ है? वो उसके चेहरे पर पड़ते पतली सुर्ख धार को देखते हुए बोला। उसकी सूजी हुई आंखें, उसका सफेद चेहरा दहक रहा था। उसके सुर्ख चेहरे पर बिखरे बाल और उसका उजड़ा और वीरान चेहरा देखते हुए बोला, बताएं, किसने आपके मासूम और नाजुक चेहरे का ये हशर किया है? वो उसके बिखरे बाल समेटने लगा। आपको तो बुखार है, आपने क्यों नहीं बताया मुझे? उसके तपते चेहरे को महसूस करता परेशानी से बोला था। दफा हो जाओ, निकल जाओ इधर से। अब मेरा चेहरा क्यों नाजुक लग रहा है? तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने मुझे बेदर्दी से मारा है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे पहले तलाक मांगती थी। बताओ हसनाल हाकिम बख्त, मैंने कब तुमसे तलाक मांगी? मैंने तुमसे। वो उसके गिरबान को पकड़ते हुए जोड़ने लगी थी। और इस वक्त ये नाजुक चेहरा नहीं लगा जब मेरे बाल खींचकर मुझे थप्पड़ मारे थे? वो रोते रोते अपनी कमर पर उसके हाथ की ग्रिफ को गुस्से से छुड़वाते हुए उठ खड़ी हुई थी। मैं तो हूँ ही बेगैरत जो अपने गुस्से और खुद को काबू ना कर सका, पर आपने मुझे बताना गवारा नहीं किया कि खाला ने आपको इतनी सफाकी से मारा है। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं मर गया था क्या? आप इतनी अजियत बर्दाश्त करती रही और मैं बेखबर रहा। क्यों आप इतनी अजियत बर्दाश्त करती रही? उसने गुस्से की शिद्दत से अपना हाथ बेड के साथ मारा और जोर से झाड़ा था। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मुझ पर चीखने से बेहतर है कि अपनी भड़ास कहीं और निकालो। मीनाल लाइट ऑन करते हुए बोली। खून? वो जो गुस्से में थी उसके हाथ से खून निकलता देखकर पीछे होने लगी। वो बीमारी की हालत में खून ना देख सकी और घबराई थी। कुछ नहीं हुआ। हसनाल ने उसका पीला पड़ता खौफजदा होता चेहरा देखा और उसकी तरफ बढ़ा। उसे अपने साथ लगा लिया था। पर खून? तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। वो उसके साथ लगी आंखें मेचती हुई बोली थी। कुछ नहीं हुआ, मैं अपनी भी पट्टी करवाऊंगा और आपको भी दवा लेकर दूंगा। वो उसे तसल्ली देता उसके तपते चेहरे पर उसके जख्म की जगह लब रखते हुए बोला था। पर मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। वो नफी में सर हिलाते हुए रूठे लहजे में बोली थी। वो उसके साथ बाहर खुली हवा में जाना चाहती थी क्योंकि 3 दिन से कैदियों की तरह जिंदगी उसे ये कमरा कैद खाना लगने लगा था। वो जाना भी चाहती थी पर यह जाहिर नहीं करना चाहती थी कि उसके साथ जाने के लिए तैयार है। इस लबों का पाकीज़ा लम्स उसे अपने दर्द की दवा लगा था, लेकिन वो उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। आप नहीं जाएंगी तो मैं अपनी परी को खुद ले जाऊंगा। वो उसे हल्का सा अलहदा करके अपने गले से मफलर निकाल कर अपने हाथ पर बांध कर उसकी अलमारी से ब्लैक कलर की शॉल निकाल लाया था और उसके ऊपर उड़ाकर उसे बाजुओं में उठा लिया। छोड़ो मुझे, तुम मुझसे 4 साल छोटे हो और तुम्हारा अपना भी हाथ जख्मी है। वो गुस्से से उसे याद दहानी करवाती हुई बोली कि वो उससे छोटा है।
हाँ तो चलें, फिर मैं आपको उतारता हूँ, आप मुझे उठा लें। वो चलते चलते रुकता हुआ बोला था, इतने चालाक ना बनो, तुम जब छोटे थे तो मैंने तुम्हें एक दफा उठाया। वो कहते कहते जुबान दांतों तले दबा गई थी, क्योंकि ब्लैक कलर की शर्ट पर टाइगर की तस्वीर में वो खुद ही कोई टाइगर लगा था। ऊपर से उसकी पेशानी पर हल्के बिखरे बाल और उसके नुमाया होते डिम्पल से अपनी फिक्र करता ये शख्स मिनाल को पहली दफा अच्छा लगा था। उसके गाल पर पड़ता डिम्पल देखकर वो कभी कभी जेलस होती थी, क्योंकि जब वो हंसता तो वल्लाह क़यामत ढाता था। वो दोनों भाई ही शानदार पर्सनैलिटी के मालिक थे। इस मजबूत शख्सियत वाले शख्स का मुआवजा एक 7 माह के बच्चे से कर गई थी। वो जो उसे छोटा बच्चा कहती थी, हकीकत में वो उसके आगे खड़ी बच्ची लगती थी। ये बात मिनाल के दिल ने तो तस्लीम की थी, लेकिन वो अपनी बड़ी उम्र का रौब झाड़ना उसके दिल को तस्कीन देता था। हाँ, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, वैसे मुझे नहीं याद। वो उसके नाजुक सरापे को बगौर देखता हुआ बोला था, दफा हो जाओ, मुझे इन बातों में मत लगाओ, ना मेरा दिमाग चाटो, मेरी तबीयत पहले ही खराब है और मुझे उतारो। वो गाजबाना तेवर लिए बोली थी, आप इतनी बुरी नहीं है जितनी बनती हैं। वो उसे उठाए तेज चलने लगा था, और तुम भी इतने अच्छे नहीं हो जितने नजर आते हो। वो इसकी हरकतों से आजिज आ गई थी। आपका मतलब है मैं अच्छा हूँ? वैसे बता देना फिर मैं कितना अच्छा हूँ, कुछ कुछ तो आपके दिल को लगता हूँ। वैसे इतना तो मुझे यकीन है कि मैं हैंडसम हूँ। वो आंखें पटपटाता हुआ बोला और सीढ़ियों से उतरने लगा था। मुझे छोड़ो, सारे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। सब सो गए हैं और अब अगर आप बोलें तो तो यहीं सीढ़ियों पर गिरा दूंगा। वो फिर से उसका जवाब सुनने के लिए रुका था। इतना मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं गिरा सकते, ये मैं यकीन से कहती हूँ। तो फिर मान लें मैं सिर्फ अच्छा नजर नहीं आता बल्कि अच्छा हूँ भी। वो उसकी बात सुनता अपनी फिलॉसफी झाड़ता उसे हॉस्पिटल ले गया था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी तबीयत बहुत खराब है। वो उसकी हर बात पकड़ाने तंग आती, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। वो उसकी हर बात से तंग आती बेबसी से बोली थी, ओ आपकी तबीयत बहुत खराब है, मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि मत बोलें, आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तुम तो मुर्दों को भी ना छोड़ो, इन्हें भी कब्र से उठा लो। वो तंजिया हुई थी जिसने उसे गाड़ी में बिठाकर डोर लॉक कर दिया था। इसका मतलब आप मुर्दा हैं? वो दूसरी साइड पर खुद बैठते हुए बोला था। प्लीज अल्लाह का नाम है चुप हो जाओ। उसकी बातें सुन सुनकर वास्ते देने लगी थी। ओके, ये कहते हुए उसने संजीदगी से गाड़ी स्टार्ट की थी, जबकि ये लफ्ज सुनकर मिलाल ने शुक्र की सांस ली थी। वो फाइल मिली है कि नहीं जिसमें उसका 20 इंसान का सारा रिकॉर्ड था? सॉरी सर, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन अरफान दौरानी ने मुझे अंदर तक नहीं घुसने दिया। एम्प्लॉय रोशनाल के सामने नजरें झुकाकर बोला था। तो मैंने तुम्हें किस काम के लिए भेजा था? तुमसे इतना नहीं हो सका? फिलहाल मेरी नजरों से ओझल हो जाओ, 1 मिनट से पहले पहले। वो गुर्राया था। एम्प्लॉय बेचारा नजरें झुकाकर जल्दी से निकला था। पीछे वो अपने दर्द में होते सर को मसलने लगा था। वो इशनाल को 3 दिन कहकर आया था, आज 5वां दिन था, वो दूसरे शहर में था। वो बहुत परेशान था क्योंकि वो हुलिया बदल कर खुद नहीं जा सकता था। एक तो अरफान दौरानी उसे पहचान लेता, दूसरा उसको इतने मक्खन लगाने नहीं आते थे जो उसको अपनी बातों से फुसलाए और उसकी कमजोरियों को जान सके। वो रोशनाल बख्ता, फॉरवर्ड स्ट्रेट इंसान, ना वजह पूछने वाला ना दलील सुनने वाला, बस सीधा सीधा मुंह तोड़ने वाला इंसान था। उसे जिससे नफरत होती वो उसके रास्ते तक से ना गुजरता। और इरफान दौरानी उसके जहन में पलता ऐसा जरासीम था जो जब तक मर नहीं जाता तब तक वो सुकून से नहीं बैठा रहता। वो लोगों के नाम पर हुकूमत से लाखों करोड़ों लेकर खुद के अकाउंट भर रहा था। वो जहन में ऐसा शख्स सोच रहा था जो ये काम खामोशी और होशियारी से करे और किसी को पता भी ना लगने दे। हसनाल। तकरीबन 15 मिनट उसके जहन में हसनाल का नाम आया था। हसनाल से बेहतर इंसान उसे दुनिया में मिल नहीं सकता है। हसनाल का नाम जहन में आते ही उसके चेहरे पर छाई कसाफत कम हो गई थी। उसने बगैर सोचे समझे उसको कॉल की थी। एक ही कॉल पे फोन अटेंड कर लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, आज कैसे याद कर लिया मुझे जैसी बंदा नाचीज को? हसनाल ने ड्रामाबाजी लगाते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम यार, आज मैं बहुत परेशान हूँ, तुझसे एक ज़रूरी काम था। वो अपनी 3 महीने पहले वाली टोन में आया था। रोशनाल ने सवाल जवाब किए बगैर छूटते ही कहा था। वाह वाह, इलामा इकबाल ने फिर सही कहा था। कौन याद रखेंगे हमें इस दौरे खुदगर्जी में? हालात ऐसे हैं, लोगों को खुदा याद नहीं रहा। आपके अब्बा हजूर का नाम क्या है? वो उसके शेर सुनता दांत पीसा बड़े इखलाक से बोला था। आपको नहीं याद भाई? तो कोई बात नहीं, मैं याद करवा देता हूँ। हमारे अब्बा का नाम सगीर हाकिम बख्त है, बकौल मेरे हिटलर। वो रोशनाल को वजाहत देते हुए बोला था। तो फिर इन्हीं हिटलर का जानशीन बन, ज्यादा इकबाल का जानशीन बनने की जरूरत नहीं है। ये क्या, जब घर आए थे तो मेरे लिए बड़ा प्यार उमड़ रहा था, हिटलर से बड़ी सवारिशें हो रही थीं। मैं भी जालिम जमाने में कितना मासूम हूँ जो आपको समझ ना सका। सोचा था सगा भाई है, दूर रहने की वजह से मुझे याद करता होगा और प्यार करेगा, और ऊपर से आप शहर से दूर हैं, पर आप भी उसी हिटलर के जानशीन निकले। बेटा मैं वही हूँ जो आज से 3.5 महीने पहले था। प्यार अपनी जगह, फितरत अपनी जगह। और फिर आगा जान पंजाबी जुबान में खूब कहते हैं। अशनाल ने उसे तजस्सुस में डालने के लिए उलझाया था। क्या? रोशनाल यकलफ्जी बोला था। आगा जान अर्ज करते हैं, जेड़े घर बेड़े जेदे घर बेड़े ओ लाहौर वेच भी बेड़े, पता नहीं इसका क्या मतलब है।
शट अप इडियट इंसान, मैं अगर तेरे सामने होता तो तू मेरे सामने ऐसी गुफ्तगू करता तो मैं तेरा मुंह तोड़ देता। आपके सामने नहीं हूँ इसलिए ऐसी बकवास कर रहा हूँ। आपके सामने नहीं हूँ इसलिए ऐसी बकवास कर रहा हूँ। मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, तुम बकवास करते रहो। वो गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोला था। अच्छा अच्छा, अर्ज़ करें। मैं सुन रहा हूँ। वो अब सीरियस हुआ था। मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ, पूरी रात में सो नहीं पाया। वो परेशानी से बोला ताकि आसानी से हर बात क्लियर कर सके। क्यों, आपकी मासूमा ने बेलन से तो तवाज़ो नहीं किया? हसनाल ने उसे जानबूझकर तपाया था जिससे वो तब भी गया था। हसनाल, कसम से मैं ये ख्याल नहीं करूँगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। मैं सीधा घर आ जाऊँगा, फिर ये नहीं देखूँगा कि लगती कहाँ है। अच्छा अच्छा, सॉरी, मान लिया आप हिटलर के जानशीन हैं। आप प्लीज़ बात बताएं। वो सच में उसकी रौबदार शख्सियत जहन में सोचते हुए डरा था। 1 साल पहले का मंजर उसके जहन में घूमा था जब मजाक में लड़ते रोशनाल ने उसे पंच मारा था और उसकी नाक से खून बहने लगा था। अरफान दौरानी को जानता है तू? रोशनाल ने उसे याद दहानी करवाई थी। हाय, वो टकला अंकल जिसकी साइड पर जालर भी बनी हुई है। वो सीने पर हाथ रखता हैरानगी से बोला था। हाँ हाँ, वही। बस उसका ऐसा हाल करना है कि उसकी नस्लें याद रखें और 1000 बार बाप की राह पर चलने से पहले सोचें। भाई, अल्लाह का नाम लें। भाई, ऐਵੇਂ ना क्या करें। बेचारा 3 शादी करके तकरीबन गंजा हो चुका है और जो उसके 2 बाल उसके सर पर हैं वो भी आपकी नज़रों में खटक रहे हैं। और उसकी नस्लों से भी आप उससे ऐसा इंतकाम लेना चाहते हैं कि आपकी नस्लों ने भी याद रखना है। फिर आप भी माजी में गंजे हो जाएंगे। सोचें भाई, सोचें। खुद को सामने रखकर सोचेंगे तो आसानी रहेगी। अपना फ्यूचर देख लें। अपना मुंह बंद रख और मेरी बात सुन। गंजा तूने होना है, मैंने नहीं, क्योंकि कुर्बानी का बकरा मैं तुझे बनाऊंगा। रोशनाल ने उस पर हकीकत खोली थी। क्या मतलब? मतलब तो मैं तुम्हें बताता हूँ, थोड़ी देर मुंह बंद रख लो। फिर उसने आधा घंटा लगाकर उससे सारी बातें समझाई थी कि किस तरह उसने अरफान दौरानी को ट्रैप करना है, किस तरह उसको अपनी मीठी बातों में फंसाना है, किस तरह चालाकी से उसके घर में घुसकर उसकी पीठ पर वार करना है। और आखिरी बात सुन, तेरे पास 2 दिन का टाइम है, दही लगा या मक्खन, पर 2 दिन के अंदर तूने उसके घर घुसना है। जिस तरह भी घुसना है, ये तेरा हेडिक है, मेरा नहीं। फिर आपने मुझे माना ना कि हर बात हड्डियां तोड़ने और मुक्को डंडों से नहीं होती। कुछ बातें प्यार से मक्खन लगाकर सर पर हाथ फेर कर की जाती हैं। सबके ज़िंदगी के असूल अपने अपने हैं, लेकिन हसनाल बक की ज़िंदगी का असूल ये है कि वो जिससे नफरत करता है वो उससे पहले मोहब्बत के जाल में फंसाता है, उसकी कमज़ोरी जानता है, फिर उसे ज़ेर करता है, और जो मेरे जाल में फंस जाता है वो फिर ऐसा फंसता है कि उसको जंजीरें के उन जंजीरों को तोड़ नहीं सकता है। वो जब संजीदा होता तो वो इतने जोश से बोलता, उसे खुद नहीं पता होता था कि वो कैसी बातें कर रहा है। ओके, बाय बाय। ये कहकर रोशनाल ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। जबकि वो 5 मिनट अपनी तारीफों के कसीदे पढ़कर खामोश हुआ तो कॉल बंद की थी। ज़रूरत के वक्त शेर को ही बाप आपने भाई, वो ये कहकर मसनूई गम से चाय पीने लगा था। रोशनाल अब पुरसुकून हुआ था क्योंकि हसनाल ही वाहिद इंसान था जो उसका काम कर सकता था। दिमाग से बोझ हटा। बकौल हसनाल के उसके आगे अपनी मासूमा का चेहरा आया। वो हसनाल की बातें सोचकर मुस्कुरा दिया। उसने व्हाट्सएप ऑन की। खुशकिस्मती से वो ऑनलाइन थी। उससे एक बात का गुस्सा था, वो जब भी कॉल करता वो ऑफलाइन हो जाती। अशनाल, पिक अप दी कॉल। उसने वीडियो कॉल मिलाई। अशनाल ने रिसीव नहीं की तो उसने मैसेज किया था। मैसेज तो सीन था लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। अभी वो रिप्लाई करने लगी थी। सॉरी, पर मैं पढ़ रही हूँ, आपकी कॉल नहीं उठा सकती। उसका जवाब देकर उसे गुस्सा आया था। आई सेड अशनाल, पिक अप दी कॉल। उसने अब की बार वॉइस मैसेज किया था। सॉरी, मैं नहीं उठा सकती। आपने बात करनी है तो मैसेज टाइपिंग कर लें। मिस अशनाल, मैं आज घर आ रहा हूँ तो फिर देखना मैं कैसे तुम्हारे सारे स्क्रू टाइट करता हूँ। मैं 5 दिन घर से बाहर क्या रहा, तुम्हारी तो रेल पटरी से उतर गई है। वॉइस मैसेज पर बातें करते हाथों की मुट्ठियों को जोर से बेंचा था। वो हैरान था कि वो उसे इग्नोर कर रही है। बेशक वो चाहे जितनी भी उससे चाहता था, लेकिन अपना इग्नोर करना वो कभी नहीं भूल सकता था। उसने चाबियां, मोबाइल और लैपटॉप उठाया। साथ में आयमा दौरानी के डॉक्यूमेंट्स उठाना ना भूला था। फिर उसने गाड़ी हवाओं के संग चलाई थी। अशनाल ने रोशनाल की बातों को महज धमकी समझा था। वो जानती थी कि वो दूसरे शहर में है। उसकी धमकियां सुनकर वो ऑफलाइन हुई। अपने कपड़े सारे वॉश किए। उसने फ्रेश होकर उसकी बड़ी सी ब्लैक टी शर्ट निकाल कर पहनी थी। बाजू बहुत बड़े थे, उसने फोल्ड किए। फिर उसके कपड़े, शैम्पू। रोशनाल की गैर मौजूदगी में उसने उसकी हर चीज़ को हक समझकर इस्तेमाल किया था। वो अपनी मर्जी से सोती उठती थी। पहले कॉलेज जाती थी, फिर सारा के साथ अकेडमी जाती थी। उसकी टी शर्ट पहनकर उसका परफ्यूम इस्तेमाल किया था। उसकी मर्दाना चप्पल पहनी। उसकी घड़ी निकालकर हाथ में पहनी। तस्वीरें बनाकर अपना शौक पूरा किया था। उसकी अलमारी का सत्यानाश था, लेकिन आज गोया उसे परवाह नहीं थी। आज एतवार था तो इसलिए घर पर उसने बहुत चिल किया था। उसने पहले की तरह नूडल बनाकर खाए। हाय, लोगों के 3 दिन ईद के होते हैं और मेरा आज 5वां दिन है, वो चहक कर बोली थी। अब अपने लिए पकौड़े बनाकर किचन से निकली थी। जब
तब लाउंज का दरवाज़ा खुला था। रोशनाल को देखकर उसके हाथों से प्लेट गिरी थी जब उसने रोशनाल को फ्लैट का दरवाज़ा बंद करते देखा था। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद करके पीछे मुड़ता, अशनाल ने कमरे में फटी फटी आंखों से उसे देखा और कमरे की तरफ दौड़ लगानी चाहिए। रुको, कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज़ उसे खुद से दूर देखकर उसने भागना चाहा, लेकिन वो साकित खड़ी रह गई जब उसने उसे बाजुओं से पकड़ा था। मेरी कॉल क्यों नहीं पिक की तुमने? रोशनाल ने उसके गिद्ध हिसार बांधा तो सख्ती से कह रहा था, लेकिन उसके होश रुबा हसन को देखता वो मिसमराइज हुआ था। घुटनों से नीचे आती अपनी शर्ट में देखा तो दिल ही दिल में उसके हुसन की दाद दी थी। वो इतने दिन बाद देखता अपनी छोटी सी मासूमा को देखने लगा तो खुद पर काबू ना रख सका और उसे अपने बाजुओं में उठा लिया। मुझे नीचे उतारें, कसम से अब आप इस बात पर मारेंगे कि मैंने आपकी शर्ट पहनी है, तो कसम से मैंने मजबूरी में पहनी है। मैंने अपने सारे कपड़े धोकर रखे थे, बस इसीलिए। वो खुद को उसके सामने बगैर दुपट्टे में उसे ढेरों शर्म आई थी। उसने दिल ही दिल में आज के दिन पर लानत भेजी थी। उसने जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोला था उसके दिमाग के फ्यूज उड़े थे। वो अशनाल को बाजुओं से उतार गया था। उसके कमरे की एक चीज़ भी अपनी जगह पर नहीं थी। कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे, घड़ियाँ, जेंट्स परफ्यूम उसके बिस्तर पर था, साथ में अशनाल के दुपट्टे भी पड़े हुए थे। उसने अशनाल की तरफ घूरा था जो आंखें बंद किए खड़ी थी। जाओ, 1 मिनट में कपड़े चेंज करो और ये रूम साफ करो, ये ना हो मेरा मीटर घूम जाए और तुम्हारी शामत आ जाए। उसने लहजे पे हद दर्जा काबू पाते हुए कहा था, वरना दिल तो उसका कर रहा था उसको इतनी लगाए कि आइंदा वो ये काम करने का ना सोचे। पर मेरे कपड़े गीले, वो मिनमिनाई थी। आई डोंट केयर, अपने कपड़े पहनो। मैं ज़रा सा घर से क्या गया, तुमने ये घर का बाड़ खाना बना दिया। जाओ, जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो जल्दी, फिर तुम्हें बताता हूँ क्या करना है तुमने। उसके बाद उसने कोई बात ना की थी। अपने कपड़े चेंज किए, वापस आई तो उसको देखा तो वो अपने कपड़े ज़मीन पर से उठा रहा था। ये मैं कर लेती हूँ। रोशनाल ने एक नज़र उसे देखा जो बड़बड़ाती उसके हाथ से कपड़े लेने की कोशिश करने लगी थी। मैडम, ये तुमने ही करना है, मैं बस कपड़े उठा रहा था। उसको देखते हुए जवाब देने लगा जो गुलाबी रंग के कपड़ों में सर पर नफासत से दुपट्टा किए खुद ही कोई गुलाब लग रही थी। जाओ, ये कपड़े धो के आओ, सारे जो गंदे किए हैं। पर इतनी रात और सर्दी भी बहुत है। मैंने तुमसे कोई आर्गूमेंट मांगा है? जाओ, जाकर मेरे सारे कपड़े वॉश करो 1 मिनट में। वो गुस्से से बोला था। मैं अभी जा रहा हूँ, 1 घंटे तक वापस आऊँ तो मुझे ये कमरा एग्जैक्ट क्लीन और नीट और क्लीन मिले, मिसिस रोशनाल। ये कहकर गाड़ी की चाबी उठाता एक भरपूर नज़र उस पर डाली जो रोने पर आई हुई थी। उसके जाने से पहले तो वो बैठ के फूट फूट कर रोई, फिर उसके सारे कपड़े उठाए वॉशिंग मशीन तक लाई थी और सर्फ डाल के कपड़े मशीन में डाले और खुद उसके रूम में आई थी और सफाई के लिए उसकी बेडशीट उठाकर चेंज की थी। उसकी हर चीज़ अपनी जगह पर सेट की और साथ साथ उसके रूम में जाकर काम करती और साथ साथ वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल कर ड्राई करती। उसके सारे कपड़े तकरीबन घंटे में धुले थे। बालकनी पर डाल के आई थी। उसके रूम का पोंछा लगाकर वो अब थोड़ी पुरसकून हुई थी, लेकिन इस 1.5 घंटे की मेहनत ने उसे थका दिया था। थकन से उसके कंधों को दर्द होने लगा था। वो छोटी सी लड़की उसकी बेरुखियां सहते सहते थक गई थी। रोशनाल ने आज फिर उसे गुस्से से बात की थी। वो उसका सख्त रवैया सहते सहते थक गई थी। अपने कमरे में बैठी फूट फूट कर रोई थी। थोड़ी देर बाद फिर उठी और किचन साफ किया कि कहीं वो उसे गंदा किचन देखकर न डांटे। किचन था तो साफ, लेकिन उसने हर चीज़ समेटी और फिर अपने रूम में जाकर दम लिया। मोबाइल देखा तो वो कहीं नहीं था। वो और बदहवास हुई थी। अगर उसके पास मोबाइल हुआ और उसने तस्वीरें देखनी तो वो तो उसे मार डालेगा, लेकिन अपने फ़ोन पर पासवर्ड का सोचकर उसके कांपते दिल को सुकून मिला था कि कम से कम फ़ोन लॉक तो है। लेकिन ये सोचती वो पुरसुकून हुई और मशीन का पानी निकाल कर आई और साफ करके अपनी जगह पर रखी थी। सारे काम करने के बाद उसका जोड़ दुखने लगा, सर में अलहदा से दर्द। सर्दी से जैसे उसकी हड्डियों से धुआं निकला था। वो बेड क्राउन के साथ टेक लगाकर बैठ गई थी। वो खाना लेकर उसकी चीज़ें लेकर घर आया था। लाउंज के टेबल पर खाना रखा और अपने लाउंज में चला गया। वो कुछ देर आराम करना चाहता था। मुसलसल 5 रातों से वो नहीं सो पाया था। कभी किसी का केस तो कभी किसी का। वो बहुत थका हुआ था। अपने रूम का दरवाज़ा खोला था। अपना चमकता रूम देखकर तो वो अंदाज़ा ही नहीं कर पाया कि उस नन्ही सी जान ने इतने थोड़े वक्त में ये काम सरअंजाम दिया था। हर चीज़ नफासत से लगी थी। उसकी घड़ियाँ, हर चीज़ अपनी जगह पर सेट थी, लेकिन उसका दिल था कि वो उसके रूम में आराम कर लेगा, क्योंकि उसके रूम का फर्श हल्का हल्का गीला था। अपना कमरा परफेक्ट देखकर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। अशनाल, उसने 2-3 दफ़ा पुकारा था। उसकी आवाज़ ना पाकर उसके रूम का दरवाज़ा खुला था। वो इन्हीं भीगे कपड़ों में बेड क्राउन के साथ टेक लगाकर बैठी थी। पानी लेके आओ। उसके हुक्म पर वो जल्दी से उठी, जबकि वो उसी ही के बेड पर लेट गया था। पानी पी लें। अशनाल पानी लेकर आई। उसकी बंद आंखों को देखकर उसको पुकारा था। रोशनाल पानी पीने के लिए उठा और उसका चेहरा देखा जो उसे सुर्ख लगा था। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। वो नोट कर रहा था कि वो जब से बाहर से वापस आई है वो तब से निगाहें नहीं मिला रही थी। गिलास लिया तो उसके हाथ से जानबूझकर अपने हाथ से टच किया था। उसे इशनाल का हाथ गैर महसूस अंदाज में गर्म महसूस हुआ था। पानी का गिलास लेकर पानी पिया। उसको देखा जो वापस मुड़ रही थी। रोशनाल ने पानी का गिलास टेबल पर हाथ बढ़ाकर उसे थाम कर अपने पास बिठाया था।
اس کی حرکت پر اشنال کی جان نکلی تھی۔ اشنال کو اس سے ڈر لگا تھا۔ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے ہاتھ پر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ اس کو تھوڑی سے پکڑ کر اس کے منہ کو تھوڑا اونچا کیا۔ وہ نظریں جھکا کر ایسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ ادھر دیکھو، اشنال نے اسے پکارا جو نہ جانے اپنی خالی ہاتھوں میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ روشنال کی آواز پر بامشکل اس نے بھاری ہوتی پلکیں اٹھائی تھیں۔ اس کی ہرنی جیسی نشیلی آنکھیں دیکھ کر روشنال کا دل دھڑکا تھا۔ اسے آج کتنے مہینوں بعد احساس ہوا تھا اس کے سامنے بیٹھی اس کی معصوم بیوی کا بھی دل ہے جو اس کی سخت باتوں سے دکھتا ہے۔ وہ اس کے بالکل قریب ہوا تھا۔ دونوں کے درمیان صرف خاموشی تھی۔ اس کو اپنے قریب دیکھ کر اشنال کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگی تھیں۔ اس کی طرف جھکتے روشنال نے اس کی نم آنکھیں چوم لی تھیں۔ اس کی آنکھوں کو معطر کرتے روشنال کو لگا کہ اس کی تھکاوٹ ایک پل میں اتر گئی ہے۔ بخار ہو رہا ہے تمہیں؟ اس کے دہکتے گلابی گال اپنے ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے روشنال نے کہا تھا۔ نہیں، اشنال اس کے اس اقدامات پر خوفزدہ ہوئی اور بند آنکھوں سے ہلکا سا کہتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں کہ تمہیں بخار ہے۔ تم ادھر لیٹو، میں آ رہا ہوں۔ وہ یہ کہتا اس کے اوپر کمفرٹ ڈالتا کچن میں چلا گیا تھا۔ کچن میں آ کے پہلے اس کے لیے کھانا نکال کر اوون میں گرم کیا اور برگر سینڈوچ نکالتا علیحدہ پلیٹ میں نکال کر گرم کیے اور 2 کپ چائے کے بنائے تھے۔ روم میں آیا، اس کی طرف دیکھا جو شاید تھکن کے زیر اثر سو رہی تھی۔ کھانا اور چائے کے کپ ٹرے میں تھے، اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اشنال اٹھو، اس نے گال پر ہاتھ رکھ کے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے پکارا تھا۔ اشنال نے اس کو اپنے اوپر جھکے دیکھا تو ایک دم سے اٹھنا چاہا، لیکن اس کوشش میں اس کا سر روشنال کے کشادہ سینے سے مس ہوا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ کھانا کھاؤ۔ روشنال نے اسے جب کرنٹ کھا کر پیچھے ہوتے دیکھا تو مسکراہٹ دبائی تھی۔ روشنال نے اس کے سامنے چکن سینڈوچ اور برگر رکھا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کو سامنے دیکھ کر وہ ڈری تھی۔ ایک کھاؤ یا بے شک 2 کھاؤ، پر مجھے ان میں سے ایک چیز فنش چاہیے لٹل گرل، وہ سختی سے بولا تھا۔ جبکہ اشنال پھر نہیں بولی، خاموشی سے کھانا کھانے لگ پڑی۔ اس کے حلق میں نوالا اٹکا تو وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ کھانستے ہوئے اس کی حالت بری ہوئی تھی۔ روشنال نے اسے ساتھ لگایا، اس کی پشت سے ہلانے لگا۔ وہ سانس لیتے خود کو نارمل کرنے لگی، مگر جب تھوڑے سے حواس بحال ہوئے تو بوکھلا کر اس سے دور ہوئی تھی۔ یہ دوا لو، وہ ٹیبلٹ پکڑاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کو خاموش دیکھ کر اور ٹیبلٹ لیتے نہ دیکھ کر روشنال نے زبردستی اس کا منہ کھولا اور گولی منہ میں رکھ کر اس کو پانی پلایا تھا۔ یہ لو، چائے پیو۔ اس نے بلا تمہید چائے تھام کر پینے لگی تھی۔ جتنی دیر وہ چائے پیتی اتنی دیر روشنال کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرتی رہیں۔ چائے پی چکی تو اسے کپ تھمایا جسے روشنال تھام کر سائڈ پر رکھ گیا تھا۔ چلو اب سو جاؤ، صبح کالج بھی جانا ہے، آرام کرو، صبح تک تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا بولا تھا۔ اس کا لہجہ نرم مگر سنجیدہ تھا۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں اب ٹھیک ہوں، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے روم میں آرام کرے، لیکن یہ اس کا دل ہی چاہ سکتا تھا۔ اس کے سامنے اونچا بولنے کی ہمت کیسے کر سکتی تھی؟ اسی لیے اس نے کہا کہ وہ اس کی بات سن کر اٹھ جائے گا۔ گڈ، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ جاؤ، اکاؤنٹ کی بک لے کر آؤ، یا کوئی اور لے آؤ۔ اس کی طرف دیکھ کر اپنی بیئرڈ زدہ گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اس کو آزاد کیا تھا کہ وہ بک لے کر آئے۔ ابھی؟ آنکھیں پھاڑ کر اپنے سوکھے حلق کو ترک کرتے ہوئے صرف زبان سے اتنا ہی نکلا تھا۔ جی بالکل، ابھی جاؤ لے آؤ۔ اس نے اس کی بات پر مہر پکی کی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بک لے کر آئی تھی اور اسے پکڑائی۔ روشنال نے رجسٹر کھول کر اسے پکڑایا اور خود کوسچن نکالنے لگا۔ کون سا چیپٹر کرواؤں؟ اس نے اس کی طرف دیکھا تھا جو اسے دور بیٹھ کے کونے پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ کنسائنمنٹ، یک لفاظی لفاظ سے اسے سمجھایا تھا۔ اشنال کو یہ چیپٹر آتا تھا۔ جان بوجھ کر بولی۔ وہ یہ کوسچن کر کے جلدی سے اسے دے گی اور اپنی جان چھڑوا لے گی۔ پاس آؤ میرے، میں نے رائفل نہیں اٹھائی جو تمہیں دے ماروں گا۔ اس کو دور بیٹھنے پر اس نے طنز کیا تھا۔ یہ کام تو آپ زبان سے بھی سر انجام دے رہے ہیں، اس نے دل میں کہا تھا۔ یہ کوسچن اب خود کرو، تب تک میں آرام کر لوں۔ ایک کوسچن کروا کر اسے خود آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ شخص روبوٹ ہے، احساسات سے آری، پتھر دل۔ یہ سمجھتے ہیں اپنے سینے میں دل نہیں ہے تو دوسرے کے سینے میں بھی دل نہیں ہوگا، خود بھی بور ہیں تو دوسروں کو بھی اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ وہ 5 منٹ بعد اس پہ چور نگاہ ڈال کر بولی جو کالے رنگ کے کپڑے پہنے آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا شاید سو گیا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک شاندار شخص تھا۔ اشنال نے جب بھی اسے دیکھا وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے سویا ہوتا، گویا سوتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کو پڑھنے کی اجازت کسی کو نہیں دیتا تھا۔ اس کی بھرپور مردانگی دیکھ کر اشنال بک کی ایک دفعہ دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ اس کی گردن پر تل دیکھا، اپنی نگاہیں جھکائی تھیں گویا وہ سوتے ہوئے بھی اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ وہ کوسچن کر چکی تھی تو پھر ایک چور نگاہ اس پر ڈالی۔ جیسے ہی نظر اس کی پاکٹ میں پڑے اپنے فون پر پڑی تو وہ فون اٹھانے کی کوشش میں اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ اس نے سوچا آرام سے اپنا فون اٹھا کر ہٹ جائے گی اور اپنی تصویر ڈیلیٹ کر دے گی۔ اس کے کانپتے ہاتھ اس کی سائڈ پاکٹ پر آئے تھے۔ اس نے فون ہاتھ اٹھایا تو اسے کوئی چیز اپنی کمر پر رینگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ روشنال نے اسے اپنے اوپر گرایا تھا اور کڑے تیور لیے پوچھا۔ میں کچھ نہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تمہارے ہاتھ میری پاکٹ تک آئے؟ اتنی اجازت میں نے خود کو نہیں دی اور نہ کسی دوسرے تیسرے کو دیتا ہوں کہ وہ میری ذات تک پہنچے اور الجھے۔ اس کی سخت لہجے پر اشنال اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو ضبط کرنے لگی تھی اور وہ 1 منٹ میں اسے دوسرا تیسرا کر گیا تھا۔
छोड़े मुझे। वो उसकी कुर्बत में बिल्की और पीछे हुई थी। वो इससे तंग करके बदलते लहजे को समझ नहीं पा रही थी। वो शख्स अजीब नहीं बल्कि बहुत अजीब था। उसको देखा जो बामुश्किल अपने आंसुओं पर बंद बांध रही थी। उसकी रोने की चुगली खाती आंखें, उसका रेड अनार चेहरा, उसको रोने की तैयारी पकड़ता देखकर वो उसको पहले से अपने साथ लगाता वो रोती हुई इससे पहले कि वो उसे अपने साथ लगाता, वो रोती हुई से अपना आप छुड़ाकर भागी थी। जबकि पीछे लेटा रोशनाल उसे जाता देखता रहा तो निगाह अपने साथ पड़े उसके फ़ोन पर पड़ी। फ़ोन उठाकर ऑन किया तो वॉलपेपर पर उसकी पिक दिखी थी, जो उसकी शर्ट में पोज बनाई बिल्कुल क्यूट सी लग रही थी। उसके अपने करीब आने की वजह समझ आई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और अपने गुस्से पर भी गुस्सा आया कि क्यों उसे डांटा था। उसकी तस्वीर पर लब रखे और फ़ोन खोलना चाहा, लेकिन पासवर्ड था। तकरीबन 15 मिनट बाद कुछ सोचते हुए बाहर निकला तो उसको लाउंज के सोफे पर सोते हुए पाया था। इनोसेंट एंग्री बर्ड, ये कहकर उसने देखा। उसकी रोई रोई आंखें इस बात का सबूत थीं कि वो रोते रोते सोई है। अंदर से कंफर्ट लाकर उस पर डाला, उसकी आंखों पर लब रखते वो खुद सोने चला गया था। वो सुबह से घर से निकला हुआ था। पहले उसने बाल कलर करवाए, रोशनाल के कहे के मुताबिक दाढ़ी डाई करवाई थी। अपनी हल्की दाढ़ी को सुनहरी कलर करवाकर वो अब इरफान दुरानी के बंगले पर खड़ा हुआ था। उसकी आंखें चौंधिया गईं। तकरीबन ये बंगला शीशे का बना हुआ था। उसके उस टकले ने ये घर बनाकर शीशे लगाए थे या शीशे लगवा कर ये घर बनाया था। मुंह में बुड़बुड़ाते उसने मेन डोर की बेल बजाई तो कोई गार्ड बाहर निकला था। वो कानों में हैंड फ्री ठोंसते साथ साथ रोशनाल से कांटेक्ट में था। हेलो, माय नेम इज अमेरिका एंड आई एम केम फ्रॉम जॉर्ज। दौर फिटे मुंह है तेरे ऊपर। तेरा तो वो वाला हिसाब हुआ जो सारी रात हीर रांझा मूवी देखता रहा। सुबह उठा तो पूछा हीर लड़का था या लड़की। सारी रात इंग्लिश सिखा कर मेरा मुंह टेढ़ा हो गया और अब तू कह रहा है कि मेरा नाम इंग्लैंड है और मैं जॉर्ज से आया हूँ। रोशनाल ने सारी भड़ास निकाली थी। सॉरी सर, मुझको समझ नहीं आपने क्या बोल रहे हैं। आप उर्दू में बात करो। उधेड़ उमर गार्ड ने भी गोया मासूमियत की हद पार कर दी थी। वो तो मुझे भी समझ नहीं आई कि मैंने बोला क्या है, और वैसे भी मेरी इंग्लिश इतनी हाई क्लास है कि तुम्हारे उस टकले साहब को भी समझ नहीं आएगी। जबकि गार्ड की बात सुनता हसनाल पुरसुकून होता हुआ संजीदा लहजे में बड़बड़ाया था। दूसरी जानिब रोशनाल उसकी बड़बड़ाहट सुनकर उसी के अंदाज पर उसके इस अंदाज पर मुस्कुराहट आई थी। साहब ऊंचा बात करो ना। गार्ड उसकी बड़बड़ाहट सुनकर परेशान सा बोला था। इरफान दुरानी। अच्छा, आप साहब के बारे में पूछ रहे हैं। मैं साहब को खबर करता हूँ कि कोई इंग्लिश बोलने वाला गोरा आया है। गुल खान, तुम इसको पकड़ कर रखो, हम अभी साहब को बताकर आया। वो अंदर चला गया तो हसनाल की रुकी हुई सांस खारिज हुई थी। वो रोशनाल की कॉल डिस्कनेक्ट करके अपनी इंग्लिश पकाने लगा था। तकरीबन 5 मिनट गुजरे तो इरफान दुरानी उसके पास आया कि जी आप कौन। इरफान ने भुएं उचकाकर पूछा था। माई नेम इज़ जॉर्ज एंड आई केम फ्रॉम अमेरिका। वो अब फरफर लहजे में बोला था। जबकि दूसरी तरफ इरफान दुरानी के फ्यूज उड़े थे। वो बमुश्किल मैट्रिक पास सिफारिशों पे पास था। इतनी खालिस इंग्लिश कहाँ से सुन पाता। उसे हैरत उसकी इंग्लिश पे नहीं हुई थी बल्कि उसके अंग्रेज लबो लहजे पर हुई थी। सर, आई एम इंग्लिश टीचर ऑफ योर डॉटर। वो फिर से बोला था। प्लीज़ कम। ओ ये नाइस। इरफान दुरानी ने अपना मुंह बंद करके उसे रिस्पॉन्स दिया था। गुल खान, गेस्ट आए हैं, उनका ख्याल रखना। ये अनाया का इंग्लिश टीचर है और इंग्लैंड से आया है। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इसकी अच्छे से मेहमानदारी करो। आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने के काबिल नहीं हूँ। शर्मिंदा होते इरफान दुरानी ने बामुश्किल कहा था। सर, मेंशन नोट, आई लर्न योर इंग्लिश। वो कहना तो ये चाहता था कि मैं काबिल तो तुम्हें इंग्लिश तो दूर चलने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। ओके बाय, टेक केयर एंड सी यू इन इवनिंग टाइम। उसने कॉल की और हसनाल की नज़रों से ओझल हुआ था। जबकि ये मैट्रिक पास टकला इतनी जायदाद जब्त करके फेक डिग्रियां बनवाकर गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना रहा है, और मेरे मुल्क के नौजवान BA MBA करके बेरोजगार बैठे हुए हैं। उसके चेहरे पर तलखियों भरी मुस्कुराहट आई थी। हसनाल को अपना ये आइडिया फ्लॉप होता नजर आ रहा था। वो कुछ ऐसा सोच रहा था कि वो हर वक्त उसके साथ रह सके और उसकी कमजोरियों को जान सके, लेकिन उसके जहन में फिलहाल कोई प्लान नहीं आ रहा था। यार, आज मेरे साथ चलो, मैंने मार्केट से भाई के न्यू शूज़ लेने हैं और मामा की मेडिसिन बिल्कुल ख़त्म हुई है, वो लेनी है। छुट्टी हुई तो सारा ने उसे कहा था। कितनी देर लगेगी? अशनाल ने सादगी से पूछा था। वो इनकार करना चाहती थी लेकिन कर ना सकी थी। यार, हमने कौन सा शॉपिंग करनी है, बस शूज़ और मेडिसिन लेने हैं, लेकर आ जाएंगे। और आज वैसे भी एकेडमी नहीं जाएंगे। अच्छा सारा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, पर प्लीज़ थोड़ा जल्दी करना। वो ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। यार सारा, जल्दी करो, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, मुझे सख्त भूख लग रही है। सारा उसे बड़े मॉल लेकर आई थी। यार बस हो गया है, वो शूज़ के पैसे देते हुए बोली थी। चलो निकलो, मैं रेस्टोरेंट से खाना खिलाती हूँ, वैसे भी तुम्हारी भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सारा ने उसकी हालत के पेश नज़र उस पर ताना मारा था। वो वहाँ से निकलते उस रेस्टोरेंट पर ले आई थी। यार, मैं इस तरह कभी नहीं आई, मुझे सख्त डर लगता है। वो सामने बैठे लड़कों के ग्रोह को देखकर डरी। वो अपनी पहले से सीधी स्याह शाल को गैर महसूस तरीके से ठीक करने लगी।
यार वो देखो लड़के। खाने का ऑर्डर देकर सारा जब फारिग हुई तो उसने अपना खदशा जाहिर किया था। वो देखो मस्त माल, कितना मुकम्मल हुस्न है इधर, एक लड़के ने फिक्रा उछाला था। यू आर बास्टर्ड, जहाँ लड़की देखते हो वहाँ तुम्हारी लालें टपकने लग पड़ती हैं। सारा ने अपने पर्स से मिर्चें निकाली थी। सारा, अल्लाह का वास्ता है प्लीज छोड़ो, चलते हैं यहाँ से। छोड़ो, ये लड़की पागल है। वो लड़के उसके हाथों में मिर्चें देखकर उठकर निकलते बने। इधर रुकते ना, अपनी खातिर तवाज़ा करवा कर जाते। सारा ने उनको तेजी से निकलता देखकर अपने पीछे से फिक्रा कसा था। सारा, प्लीज चलो, प्लीज, अल्लाह का नाम है। वो चले गए हैं, घर चलते हैं। अशनाल उस बागी और सरफरी लड़की को ऐसे देखकर रोने वाली हो गई थी। और रोशनाल जो बिजनेस डिनर के सिलसिले में वहां आया था, अशनाल की आवाज़ सुनता पीछे मुड़ा था। वो हैरान रह गया था। उसके साथ क्लाइंट भी शोर को दिलचस्प नजरों से देखने लगे थे। उसकी आवाज़ तो उसे धोखा लगी, लेकिन जब मुड़ा तो देखा वो वही थी। उसकी आंखों में गजब उतरा था। एक हाथ से मुंह से शॉल दुरुस्त करती और दूसरे हाथ से एक लड़की को पकड़ रखा था। अपनी बीवी को रेस्टोरेंट में देखकर उसकी आंखों में खून उतरा था। वो इन लोगों से माजरत करता निकल आया था। उसकी आंखों में तमस्कुर देखकर रोशनाल के गुस्से का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ा था। सबका ध्यान उनकी तरफ देखकर रोशनाल का दिल कर रहा था अशनाल का मुंह तोड़ दे। दूसरी तरफ अशनाल रोशनाल को देखकर साकित रह गई थी, जो उनकी तरफ आ रहा था। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। उसकी किस्मत ही फूटी हुई थी। वो जितनी आज के दिन डर रही थी, ये दिन उस पर इतना ही भारी पड़ा था। यार अशनाल, ये तुम्हारे भाई ही है ना, या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? सारा ने उसके कान में सरगोशी की थी। रोशनाल जो उसकी तरफ आ रहा था, उस लड़की की आवाज़ बखूबी उस तक पहुंची थी। ये सुनकर उसने अपने लब भेंचे थे और उस तक पहुंचा था। घर चलें, उसने अशनाल की तरफ देखकर सख्त लहजे मगर नरमी से कहा था। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सारा एंड अशनाल इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। रोशनाल ने उस लड़की को देखा था जो रटे रटाए तोते की तरह बोल रही थी। वालेकुम, आपसे मिलकर खुशी हुई थी। रोशनाल ने उसके बरक्स उर्दू में जवाब दिया था। मैंने आपको सिर्फ देखा, आपसे मुलाकात हो जाएगी ये नहीं सोचा था। सारा ने उसको अपने साथ बात करते देखकर जोश से कहा था। चलें, आपने भी अपने घर जाना है, आपको भी ड्रॉप कर देंगे, उसने अशनाल को देखते हुए कहा था, जिसकी निगाहें झुकी हुई थी। ओके, थैंक यू भाई, सारा ने उसका शुक्रिया अदा किया था। आप चलें, गाड़ी में बैठे, मैं आ रहा हूँ, उसने रूखे से लहजे में जवाब दिया था। उनके बाहर निकलने के बाद उसने पेमेंट की थी और बर्गर और 7 कोक पैक करवा के बाहर निकला था। वो बाहर आया था, उनको पीछे बैठे देखकर उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। ये खुद भी खाओ और इनको भी खिलाओ, उसने अशनाल को देखकर कहा था, जबकि अशनाल ने बामुश्किल कामते हाथ से लेकर सारा को पकड़ाई थी। आप कितने अच्छे हैं ना भाई, आपकी बीवी बहुत लकी होगी जिसके आप शोहर होंगे, बर्गर खाती शौकी से कहा था। वो तो मेरी बीवी को पता होगा ना, जबकि रोशनाल ने बैक मिरर से उसे देखकर तल्खी से जवाब दिया। रोशनाल की सख्त निगाहें अपने ऊपर जमे देखकर उसका नन्हा सा दिल कांपा था। उसे पता था कि वो उसके सामने मुरव्वत दिखा रहा है, घर जाकर अपना सारा गुस्सा निकालेगा। बस भाई, गाड़ी रोक दें, मेरा घर इधर ही है, सारा ने ऊंची आवाज में कहा था कि वो सुन ले। रोशनाल ने गाड़ी रोकी थी। थैंक्स भाई, आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे, उसने दुआ दी और उतर गई थी। रोशनाल उसकी बातों का जवाब देता ही कि वो उतर गई थी। उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की थी और फुल स्पीड पर रखी थी। गाड़ी रोककर उसे खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला था और अपने रूम में आकर उसे बेड पर फेंका था। किसकी इजाजत से तुमने रेस्टोरेंट में कदम रखा? उसके लहजे में आज कोई नरमी नहीं थी, बस एहसास से आरी लहजा था उसका। कॉलेज के नाम पर तुम रेस्टोरेंट कैसे गई, बताओ मुझे, उसका लहजा सख्त हुआ था। वो मैं सारा के साथ गई थी, उसने अटकते हुए जवाब दिया था। तुम्हें पता है ऑफिस वालों के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई है? नहीं, आज छोड़ दें, आइंदा मैं आपके पूछे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। आज की नाफरमानी की सजा तो दूँ ना, फिर आइंदा कहीं जाने का सोचोगी भी नहीं तो फिर आइंदा कहीं जाने का सोचोगी भी नहीं। इन लड़कों की गलीज नजरें तुम पर थी, मेरा दिल कर रहा था मैं वहीं से तुम्हारे हिसाब निकालूं। वो उठकर उसके पास से निकलती जब रोशनाल ने उसे बाजुओं से पकड़कर फिर से बेड पर फेंका। रोशनाल को आज फिर इस रूप में देखकर उसे वहशत हुई थी और उसकी वहशत में इजाफा हुआ था जब रोशनाल को अपने गले से शाल खींचते हुए देखा था। तो प्लीज आज छोड़ दें, उसने शाल खींचकर दोनों हाथों से सख्ती से बांधा था और खुद जाकर चेयर पर बैठ गया था। मैं कौन हूँ? उसके करीब चेयर लाकर अपनी सुर्ख होती निगाहें उस पर गाड़ते हुए बोला था। रोशनाल, कांपते लबों से उसने कहा था। मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा? अब की बार उसकी आवाज और ऊंची हुई थी, जबकि चेयर पर उसकी गिरफ्त और मजबूत हुई थी। कजन, उसने अटकते हुए कहा था। अब क्या रिश्ता है मेरा तुमसे? चेयर से उठते वो उस पर झुककर गुराया था। जी मतलब, उसकी बातों से उलझकर अशनाल ने पूछा था। इस सितमगर का पल पल बदलता रवैया उसकी समझ से बाहर था। मेरा कजन के अलावा तुमसे क्या रिश्ता है? उसका लहजा सख्त था, आज नरमी के मूड में नहीं था। रोशनाल ने उसके कंधों को पकड़कर पूछा था, जो कांप रहे थे। शोहर, वो उसके सख्त लहजे से डरती हुई बोली थी। तो फिर मुझे भाई क्यों बोला? वो उसके बाल के लट पीछे करता उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला था। मैंने आपको भाई कब बोला? उसने अपनी हिरनी जैसी नशीली निगाहें उस पर गाड़ते कांपते लहजे में पूछा था। फिर तुम्हारी दोस्त ने मुझे तुम्हारा भाई क्यों कहा?
वो उसे नहीं पता था। उसने वजाहत दी थी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, बाद में बात होगी। वो उसके पास से उठा था। प्लीज खोल दे मुझे। उसको अपने पास से उठता देखकर उसकी चौड़ी पुष्ट को देखते हुए चिल्लाई थी। आ रहा हूँ, बस 2 घंटे वेट करो, मैं तुम्हारे लिए मीटिंग छोड़कर आया था, तुम इंजॉय करो, मैं रात तक आ जाऊंगा। वो ये कहकर बाहर चला गया था। मीटिंग काफी लंबी हो गई थी। वो दो काम कर रहा था, प्रेजेंटेशन बनाना और फौरन कंपनी को बनाकर देना। काफी मुश्किल होता जा रहा था उसके लिए। अमेज़न कंपनी थी, यहाँ वहाँ की टाइमिंग में काफी फर्क था, क्योंकि वहाँ सुबह होती थी तो इधर रात। फिर इसीलिए उसकी रातें कभी बेचैन गुजरती थी। रात के 12 बज चुके थे। वो अभी तक फाइल आगे किए काम कर रहा था। शाम का मंजर उसके जहन में घूमा। वो कभी भी उसे बांध कर ना आता, लेकिन जब रेस्टोरेंट में सबकी निगाहें उस पर जमी देखकर उसे गुस्सा आया था, तो उसकी गलीज निगाहें उसके मासूम हुसैन पर जमी निगाहें देखकर उसके गुस्से का ग्राफ बढ़ा था। ऊपर से उसकी फ्रेंड का उसे भाई कहना, उसे और भी गुस्सा आया था। उसके जहन में हलचल मच चुकी थी, क्योंकि वो शाम 4 बजे उसे घर छोड़कर आया था और अब रात के 12 बज चुके थे। उसका ख्याल आते ही लैपटॉप बंद किया, फाइल बैग में रखी और ऑफिस से निकला था। गाड़ी में बैठा तो फिर उसका बेबस और मासूम चेहरा उसकी निगाहों में घूमा तो गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा था। वो गाड़ी की स्पीड तेज कर गया था। उसके जहन में कई किस्म के वसवसे आ रहे थे। घर पहुंचते ही भागकर दरवाजा खोला था। अपने कमरे का दरवाजा खोलता हुआ वो अंदेशों की जद में था। दरवाजा खोला तो वो उसी कॉलेज के यूनिफॉर्म में औंधे मुंह पड़ी हुई थी। उसे जाके सीधा किया तो उसके बाल सारे मुंह पर पड़े हुए थे। आंखों से आंसुओं से तर चेहरे पर बाल चिपके हुए थे। वो उठी हुई थी और रो रही थी। उसको अपने पास बैठता देखकर रोशनाल डर के पीछे हुई थी। उसकी बेरान आंखें देखकर रोशनाल के दिल पर बड़ी सख्त चोट पड़ी थी। उसने बड़ी मुश्किल से उसके हाथ खोले और रोती हुई रोशनाल को अपने साथ लगाया था। वो उसके सीने पर सर रखे उसके दिए गए दुख पर पहले तो खूब रोई थी, फिर उसके पास से उठती वॉशरूम बंद करके रोने लगी थी। अशनाल, दरवाजा खोलो। उसके रोने की आवाजें बाहर आ रही थीं। उसका शिद्दत से बिलक बिलक कर रोना रोशनाल को तकलीफ दे रहा था। अशनाल प्लीज, मैं माफी मांगता हूँ, आइंदा कभी नहीं करूंगा, डांटूंगा भी नहीं। दरवाजा खोलो। उसको धाड़े मार मार कर रोता हुआ देखकर वो पहली बार इल्तिजाई हुआ था। नहीं रहना मैंने आप जैसे जंगली इंसान के साथ। मेरी जिंदगी तबाह कर दी है आपने। मुझे अपना कैदी बनाया हुआ है आपने। मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। मेरा दम घुटता है आपके इस घर में। आप मुझे कैद करके मारना चाहते हैं। मैं थक गई हूँ, मुझे रिहाई दे दें। मेरा दिल करता है मैं खुल के सांस लूँ, वो सांसें जो आपने कैद की हैं। आप समझते हैं मैं आपकी मुलाजमा हूँ, हर वक्त काम करवाते हैं। आपने मुझे किसी महकूम की तरह रखा हुआ है। जब दिल किया मारा, जब दिल किया डांटा। प्लीज मुझे जाने दें। आप जब यहाँ नहीं थे तो मुझे मेरी जिंदगी जन्नत लगती थी। मैं आपकी गैर मौजूदगी में मेरी ज़िंदगी में सुकून था। इस गलती की सज़ा आप मुझे दे रहे हैं जो मैंने कभी की ही नहीं। आपने उसके बदले मेरी रूह पर भी ज़ख्म लगाए, मेरे दिल को भी छलनी कर दिया। फिर भी आपकी नफ़रत की आग ठंडी नहीं हो रही। मैं समझती थी आप मेरे सुपरमैन हैं, जो मेरे सामने खड़ी हर मुश्किल को ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी ही मुश्किल कर दी है। मेरी सांसें तंग कर दी हैं। आपकी गंदी ज़हनियत में ये भी जाएगा कि मैं अकेले कैसे रह लेती हूँ, तो सुन लें। अब आपने मुझे तन्हाइयों का साथी कर दिया है, पर इस तलखी भरी जिंदगी ने एक बात तो समझाई है, जहाँ एहतराम और सच्चा खलूस वहाँ रिश्ते बढ़ाएं, वरना तन्हाई आपकी बेहतरीन साथी है। और एक और बात, उसे मेरी जिद समझें या गुजारिश, मुझे आज़ाद कर दें प्लीज़। आपने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल कैद कर दी है, मेरी ज़िंदगी को असीर बना दिया है। रिहाई दे दें मुझे प्लीज़। पर आप तो गाजिब हैं, जो मेरी खुशियाँ गजब कर गए। मेरी ज़िंदगी में आग लगाकर आप तो पुरसुकून सो जाते थे, पर मुझे नींद नहीं आती थी। मैं सारी सारी रात अजाबों से गुजरती थी। वो रब आपसे मेरे दर्द का हिसाब लेगा। मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया है, वो अल्लाह मेरे दर्द का हिसाब लेगा। वो चीख कर रोती हुई अपने लफ्जों से उसका दिल जला गई थी। वो तो अगले पिछले सारे हिसाब बेबाक कर गई थी, जबकि उसके अल्फाज सुनकर बाहर बैठा रोशनाल आज उसके लफ्जों से हार गया था। उसके दिल पर ऐसे लगता था किसी ने जोरदार बर्छी मारी हो। वो खून जैसे रिस रिस कर अंदर ही जम गया हो। वो तो उसे जमाने की बेरहम नजरों से बचाना चाहता था, किसी सायादार दरख्त की तरह उस पर छांव करना चाहता था, पर वो भूल गया था कि जिस्म पर लगे जख्मों का इलाज तो हो जाता है, लेकिन दिल और रूह पर लगे जख्मों का इलाज नामुमकिन है। उसके लफ्जों पर रोशनाल की रूह पर ताज़े आने लगे थे। वो खाली खाली दिल लिए सोफे पर ही लेट गया था। रोशनाल को तो मोहब्बत थी उससे, इसीलिए उसका ख्याल रखना चाहता था, साया बनकर साथ रहना चाहता था, लेकिन अपनी इस मोहब्बत के लफ्ज सुनकर बेबस हो गया था। मोहब्बत लिखने में बहुत छोटा लफ्ज है, मगर ये मोहब्बत इंसान को हमेशा बेबस कर देती है। कभी छाँव बन के साया देती है, तो कभी धूप बन के किसी तपते सहरा में ला खड़ा करती है। उसको भी ऐसा लग रहा था कि वो इस तपते सहरा में खड़ा है। सख्त लगी है और रास्ता भी मिल गया है, मगर उसे मंजिल नहीं मिल रही। वो सच कहती थी कि उसने उसे कैद किया है। वो अपनी मोहब्बत में उसको कैद नहीं करना चाहता था। सोचते सोचते वो नींद की वादियों में चला गया था। साहब, ये तुम्हारा 2 रुपए का सिक्का गिर गया था। वो दाढ़ी वाला शख्स इरफान दुरानी के पीछे आता हुआ बोला था। कौन हो तुम? हर दूसरा तीसरा फकीर यहाँ गुस्सा होता है। इरफान दुरानी उस शख्स के हुलिये को देखता नागवारी से बोला था। साहब, हम इधर नया ड्राइवर है, बालों पर तेल से अटे शख्स ने मजबूरी से कहा था। कौन लाया है तुम्हें? और शेरू कहाँ है? हर दूसरा तीसरे दिन फकीर गुस्सा होता है यहाँ।
صاحب ہم کو شیر خان لایا ہے۔ صاحب جی ہم شیرو کا بھائی ہے، شیرو بیمار تھا اسی لیے ہم آیا ہے۔ اور وہ ڈھیڑ عمر شخص پریشانی سے بولا تھا۔ چلو جی اس کی کمی تھی۔ عرفان دورانی نے ایک طائرانہ نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا، جو پھٹے ہوئے کپڑوں پر سر پہ سے سرخ رنگ کا پرنا رکھے بے بسی کی تصویر تھا۔ عرفان دورانی نے ایک نظر اسے دیکھا جو حلیے سے شیرو کا بھائی لگ رہا تھا۔ شیرو جو اس کا بہت ہی پرانا ڈرائیور تھا، اس کو اپنی اترن دے کر عرفان دورانی نے اسے بے بس کیا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے کپڑے دیتا تو شیرو احسان مند نظروں سے اسے دیکھتا اور دعائیں دیتا رہتا۔ صاحب کتنے جاننا؟ وہ شخص سادگی سے بولا تھا۔ ریڈ کنگ مال میں چلو۔ عرفان دورانی کی ایک نظر فون پر تھی اور ایک باہر روڈ پر تھی۔ صاحب او کی بلا ہے؟ وہ شخص تو سادگی میں گویا شیرو کو بھی چھوڑ گیا تھا۔ جاہل انسان، کبھی گھر سے نکلے بھی ہو؟ عرفان کے لہجے میں حقارت تھی۔ صاحب ہم کے چھوٹے چھوٹے 7 بچہ ہے۔ صاحب ہم ان کی مشکل سے 2 ٹائم کی روٹی پوری کر پاتا ہے۔ صاحب میرا نا کرمو ہے، تسا دی باہوں مہربانی ہووے جے، تسا میرے ویر بڑی مدد کی تھی۔ میرا ویر کہندا ہے تسی بڑے چنگے بندے ہو۔ تم جو کوئی بھی ہو بس اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش نہ کرو۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں پتہ نہیں، ذرا سے نرمی سے بات کرو تلوے چاٹنے پہ آ جاتے ہیں۔ کرمو نے اپنا تعارف پنجابی میں کروایا تو عرفان دورانی اس کی طرف دیکھتا ہوا ناگواری سے مخاطب ہوا تھا۔ اسی اثنا میں کرمو جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا، ان کی گاڑیوں کے آگے گاڑی آئی تھی۔ گاڑی کو اتنا زور کا جھٹکا لگا کہ ڈیش بورڈ کی ساری چیزیں گری تھیں۔ عرفان دورانی کا سر ہلکا سا کھڑکی سے ٹکرایا تھا۔ یو ایڈیٹ، جاہل انسان، اس گاڑی کے پاس سے گزرنے کا بھی پتہ ہے تمہیں؟ فقیروں والا حلیہ ہے تمہارا، پھر بھی کیا سوچ کر میں نے تمہیں ڈرائیور رکھا ہے؟ وہ گاڑی کی دوسری طرف اتر کر آتے فرنٹ سیٹ سے کرمو کو گریبان سے کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ صاحب جی معذرت، ہم کو معاف کر دو، میرے چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، ہم کہاں جائے گا؟ ہم ایک غریب انسان ہے صاحب جی، ہم کو بتایا آپ بہت اچھا انسان ہو، ہم کو آپ شریف انسان لگا ہے۔ کرمو روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ وہ اسے چھوڑتا کچھ سوچ کر پھر سے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ بس گاڑی روک دو، میں آ رہا ہوں، عرفان دورانی نے تحکم سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ پھر کرمو عرفان دورانی کو مال چھوڑ کر واپس گاڑی موڑنے لگا، جب نگاہ عرفان دورانی کے فون پر پڑی تھی۔ آئے مارا لگتا ہے یہ صاحب، یہ بلا ادھر ہی چھوڑ گیا ہے۔ کرمو عرفان دورانی کا فون اپنی جیب میں رکھتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ اشنال جس نے رو رو کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لی تھی، اب باہر نکلنے سے ڈر رہی تھی کہ وہ اس کا بہت برا حشر کرے گا۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ اس شخص کا خوف علیحدہ سے غالب تھا۔ کالج کے یونیفارم پانی میں بیٹھے رہنے سے وہ بھیگ چکی تھی۔ اس پر اپنے دل کی بھڑاس نکال کر وہ 2 گھنٹے سے باتھ ٹب میں بیٹھی تھی، اب سردی سے کانپ رہی تھی۔ وہ تو غصہ دکھا چکی تھی، پر اب جیسے دل کو چین نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس شخص کو باتیں سنا کر اس نے اچھا نہیں کیا۔ اپنے آنے والے وقت کا سوچ کر اس کی سانسیں ڈوبنے لگی تھیں۔ باہر کسی بھی قسم کی آواز نہ پا کر اس نے ٹاول اپنے اوپر لیا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ روم میں نیم اندھیرا پا کر اسے پتا تھا کہ وہ سو چکا ہے، اس لیے چاہتی تھی کہ وہ آرام سے کھسک کر اپنے روم میں چلی جائے، لیکن اس سے پہلے کہ بیڈ سے اپنی کتابیں ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ روشنال سر پر ہاتھ رکھے بالکل سیدھا سویا ہوا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ مکمل نیند میں ہے، اس لیے آرام سے اس کے پاس اپنی کتابیں اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن پاؤں گیلے ہونے کی وجہ سے اس کا پاؤں رپٹا تھا اور وہ ان کتابوں کے اوپر گری تھی جو وہ اٹھانے لگی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی نظر اس کے کشادہ چہرے پر پڑی جو اس سے تھوڑی دور سویا ہوا تھا۔ وہ اس کی چلتی سانسیں روک گیا تھا۔ وہ سانس روک کر اسے دیکھے گئی تھی۔ اشنال بک کو یہ شخص آج سے پہلے اتنا حسین نہیں لگا تھا۔ لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ شخص روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی کشادہ آنکھیں تو بند تھیں، فراق پیشانی پر ہلکے ہلکے بکھرے بال، مضبوط کسرتی وجود۔ ایک ہاتھ کشادہ سینے پر پڑا ہوا تھا۔ پھر اس کی نظر اس کے سفید بازوؤں پر ٹکی، جس پر بندھی گھڑی بھی صرف اور صرف اس شخص کے ہاتھ میں بندھے جانے سے لاکھوں کروڑوں کی معلوم ہوتی تھی۔ سیاہ رنگ کے لباس میں سویا وہ شخص اس کے دل کی ہستی کو برباد کر گیا تھا۔ گویا وہ سیاہ رنگ تو بنا ہی اس کے لیے تھا۔ اس کے خراٹوں کی ہلکی ہلکی آواز سن کر اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے اتنے قریب پڑی ہوئی ہے۔ وہ جھٹ سے اچھلی، دل کی حالت بدلی تو سوئے ہوئے روشنال بک سے بھی نظریں چرا لی تھی۔ اس کا سفید چہرہ حیا کی لالی سے سرخ ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر تھوڑی پیچھے ہو کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کو اپنے چہرے پر قطرے محسوس ہوئے تو اپنا پسینہ صاف کرنے لگی۔ یہ کیسا احساس تھا؟ اس نے دل کو جکڑ لیا تھا۔ آج سے پہلے تو اسے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا، یہ پہلی دفعہ تھا۔ اس کے چہرے پر کوسوں خزاں بکھری تھی، حالانکہ وہ اس شخص کے کتنی بار قریب گئی تھی، لیکن اس کے پاس جانے سے ہی اسے ڈر ہی محسوس ہوتا تھا۔ اس سے پہلے وہ شخص جاگتا، وہ اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی جلدی سے اپنے روم میں آ گئی تھی۔ اس کو اپنے روم میں آئے گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹ پر کروٹ کیے سونے کی کوشش میں لیٹی ہوئی تھی، لیکن اس دل کا کیا کرتی جو ساتھ والے کمرے میں خود سے بے خبر سوئے ہوئے دشمن جہاں کے پاس چھوڑ آئی تھی اور اس کے نام لگا آئی تھی۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی، بار بار آنکھوں کے سامنے وہ مضبوط قلعے جیسا شخص آ جاتا تھا۔ وہ اب اپنے لفظوں پر غور کر رہی تھی جو اسے سنا کے آئی تھی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کتنی صفاقی سے اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنی قید سے رہائی دو۔
आंसू आंखों से बह रहे थे। एक लम्हे में उस शख्स ने उसे कैद कर लिया था। वो जो बदतमीजी से हकारत से कह के आई थी कि आपने किसी महकूम की तरह समझा हुआ है। वो खुद को छोड़कर अपने दिल को थपक कर सुलाने की कोशिश करती, लेकिन वो तो जैसे आज बागी हुआ था। आज उसके दिल ने जो दगा दिया था, उसका नन्हा सा दिल एक पल में रोशनाल हाकिम बख्त का असीर हो गया था। बेसुकूनी की एक लहर उसके जिस्म में फैल गई थी। बावजूद कोशिश के भी जब सोना नहीं आया तो तहज्जुद के लिए उठ खड़ी हुई, वज़ू करके नमाज बिछाई और पढ़ने लगी। लेकिन आज नमाज में भी उस शख्स का चेहरा सामने आया था। वो सजदे में गई तो फिर से उस शख्स का चेहरा सामने आया। वो उठकर नमाज तोड़ गई थी। खुदा की नज़रों में भी गुनाहगार होती हूँ फराज, जब वो शख्स मुझे सजदों में भी याद आता है। वो बेबसी से रोने लगी। निगाहों में बेबसी थी, चेहरे पर बेबसी थी। वो आयत पढ़ने लगी थी। ए अल्लाह, ए दिलों को फेरने वाले, मेरा दिल अपनी अताअत की तरफ फेर दे। वो सजदे में सर रखे पहले तो फूट फूट कर रोई। जब दिल हल्का हुआ तो फिर उठकर सही से तहज्जुद पढ़ने लगी। वो पढ़कर फारिग हुई, कुछ सूरतें पढ़ी, तब जाकर सुकून हासिल हुआ था। तहज्जुद अदा करने के बाद वो कितनी देर तक सजदे की हालत में पड़ी रही, और जितना सुकून सजदे में है दुनिया के किसी कोने में नहीं। अशनाल बक पहली लड़की थी जिसको मोहब्बत हुई। वो खुश नहीं हुई, बल्कि धाड़े मार मार के रोई थी। वो जानती थी कि मोहब्बत उसके दिल का रोग बन जाएगी। वो बेबसी के एहसास से रोई थी। वो इसका महरम था, लेकिन उससे मोहब्बत तो उसका चैन सुकून तबाह कर गया था। लोग मोहब्बत करते हैं तो लुत्फ पाते हैं। उसने मोहब्बत की तो ऐसे महसूस हुआ जैसे मोहब्बत उसके गले में अजाब का चैन बनकर लटक रही है। वो सारी रात इस अजाब से छुटकारा पाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो मोहब्बत किसी अजाब की तरह उस पर मुसल्लत हो गई थी। हसनाल 2 बजे घर आया था। 5 बजे फिर हमास टीवी न्यूज़ की तरफ जाना था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। रात को जाग जाकर उसकी आंखों पे हल्के आ गए थे। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। वो पहले अपने रूम में गया, फ्रेश हुआ। पहले उसे सख्त भूख लगी हुई थी। फिर कुछ सोचता अपने कपड़े बैग में रखता दबे पाँव सीढ़ियों पर चढ़ा था। उसके रूम में आया तो दरवाज़ा लॉक था। 2-3 बार हल्के से घुमाने से दरवाज़ा खुला था। लाइट ऑफ थी। वो स्विच बोर्ड के पास गया और लाइट ऑन की, और बेड पर कंबल में लिपटे वजूद की तरफ देखा, और फिर बेड की तरफ कदम बढ़ाए थे। ए चलगोजी, उठें, मुझे खाना गर्म करके ला दें। वो उसके बेड पर बैठता पहले उसके मुंह पर हाथ जमाया, फिर अपनी भूख का जिक्र किया, कहीं वो चीख ना पड़े। छोड़ो, उठो। महनाल, जिसकी आंख उसके अपने अपने ऊपर पड़े हाथ रखने से खुली थी, वो उसकी ग्रीफ में फड़फड़ा कर रह गया जो उसके ऊपर झुका हुआ था। चुप, मैं हटाता हूँ, आपकी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। वो उसकी हैरत से फटती आंखें देखकर आराम से बोला था। क्या मसला है तुम्हारे साथ, आवारा इंसान? खुद तो दिन रात आवारगियाँ करते हो, हर वक्त घर से बाहर रहते हो। रात के 2 बजे आकर खाना मांगते हुए शर्म आनी चाहिए। वो उसका हाथ उठाने के बाद जोर से चीखी थी। छोड़ें, उठें, शाबाश, मुझे भूख लगी है, खाना गर्म करके लाएं। वो उसकी बातों को नज़रअंदाज करता उसके सभी चेहरे पर नज़र डालता संजीदगी से बोला था। मैं तुम्हारे बाप की मुलाजमा नहीं हूँ जो लॉर्ड साहब को उठाकर खाना ला कर दूँ। वो उसकी तरफ देखती गुस्से से बोली थी। मेरे बाप की मुलाजमा नहीं है, पर मेरे होने वाले 10-12 बच्चों की माँ तो हैं। चलें, शाबाश, आपको मेरे 10-12 बच्चों का वास्ता। उसके चेहरे पर संजीदगी मगर अंदाज में शरारत थी। हसनाल, तुम आज बचोगे नहीं। वो पहले तो उसकी बात सर से पाँव तक सुर्ख हुई, फिर उसके बालों को पकड़ती हुई चीख उठी। आप जा रही हैं या मैं आपसे करूं 2-2 हाथ? वो अपनी नींद से भरपूर आंखों को खोलता मायनी खेजी से बोला था। जा रही हूँ, ठरकी इंसान। वो उसके बालों को छोड़ती उठ खड़ी हुई थी। चप्पल पहन के गले में दुपट्टा डाल के बेड से उठी। उसे पता था कि वो उसके पास बैठी तो वो खामख्वाह उसे तंग करता रहेगा। जब उसके जाने के बाद हसनाल उसके बेड पर ही लेट गया। एक तो सारा दिन काम पर रहने की वजह से, थकन की वजह से उसका बुरा हाल था, ऊपर से अब सुबह को निकलना भी था। मीनाल आज खाला की गैर मौजूदगी में पूरे 2 हफ्तों बाद आई थी। ना खाला उसे बुला रही थी और ना ताया, और जिस दिन से उनको इस हकीकत का पता चला था, उस दिन के बाद से खाला का रवैया उससे उखड़ा हुआ था। ताया अबू से जब भी नजरें मिलती वो भी बेरुखी से देखकर गुजर जाते थे। एक आगा जान का रवैया उसके साथ थोड़ा ठीक था, बाकी उसकी सगी माँ का रवैया भी बदल गया था। बस एक हसनाल ही था जो उसके उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लाता था। उसने हॉट पॉट का ढक्कन उठाया तो रोटी नहीं थी। फ्रिज खोल के देखा, सालन पड़ा हुआ था। उसने चूल्हे का फ्लेम ऑन किया, फ्रिज से आटा निकाला और पेड़ा बनाने लगी। रोटी तवे पे डालकर एक तरफ सालन गर्म किया और दूसरे हाथ से रोटी पकाती रही। रोटी पकाने के बाद हॉट पॉट में रखी और दूसरी रोटी बनाकर हॉट पॉट में रखी और सालन भी साथ रखा। कैबिनेट से बोतल निकालकर सिंक से भरकर हॉट पॉट और बोतल एक साइड पर रखी, और जो चीज़ें उसने इस्तेमाल की थी वो समेटी और लाइट ऑफ करके खाना लेकर ऊपर आ गई थी। वापिस आई तो वो सोया हुआ था। वो उसके पास बैठी और हाथ आगे बढ़ाया उसे उठाने के लिए, पर कुछ सोचते हुए रुक गई थी। उसकी बंद आंखों के नीचे गहरे हल्के उसके रत जगह जागने का पता दे रहे थे। वो फिक्रमंद नजरों से उसकी तरफ देखने लगी थी, जो उसका ख्याल रखता था, उसकी परवाह करता था। वो उस शख्स को समझ ना पाई थी। वो ऐसा शख्स था जो अपनी मोहब्बत का कशकोल खाली रखकर उसके खाली कशकोल को भरना चाहता था। वो मोहब्बत लेना नहीं जानता था, वो सिर्फ और सिर्फ देना जानता था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। उसका दिल किया था वो उसके पेशानी पर बिखरे नम बालों को अपने हाथों से समेटे। हसनाल, उठो, खाना खा लो। कुछ देर रोने के बाद अपने आंसू साफ करती वो उसके कंधे से हिलाती जोर से बोली थी, जी।
جی। اسنال نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ اٹھو، کھانا کھاؤ، مجھے نیچے بھیج کر میری نیند خراب کر کے سو رہے ہو؟ وہ مصنوعی غصے سے بولی تھی، حالانکہ اس کی روح سخت بے چین تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے کندھے سے لگ کر اپنے دل کا غبار نکالے۔ آپ اتنی محبت سے چل کر نیچے گئی ہیں اور میرے لیے کھانا لائی ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے میں نہ کھاؤں؟ آپ کے ہاتھوں سے تو میں زہر بھی نہ چھوڑوں، وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے کھا کر خوشی خوشی مر جاؤں۔ وہ یہ کہتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا تھا۔ شکل اچھی نہ ہو، کم از کم بندہ بات تو اچھی کر لے۔ وہ اس کی بات سے دہل کر غصے سے بولی تھی، گویا اس کے مرنے کی بات کر کے جیسے مینال پر خنجر چلا ہو۔ آپ کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ مرے تمہارے دشمن، لیکن آپ کے منہ سے بدحواسی میں کچھ الٹا ہی نکل گیا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر اڑی اڑی رنگت پر چوٹ کرتے ہوئے بولا اور کھانا اپنے سامنے رکھا اور کھانے لگا۔ پھر اس کے بعد تب تک نہ بولا جب تک کھانا ختم نہ کیا۔ اب مجھے 4:30 تک اٹھا دینا آپ، میں نے پھر آوارہ گردی کے لیے نکلنا ہے۔ وہ شرارت سے برتن سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا تھا۔ میری طرف سے جہنم میں جاؤ آوارہ انسان۔ وہ اس کی بات پر چڑھ کر بولی تھی، آپ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، آخر کو میری شریک حیات ہیں، میرے ہونے والے 10-12 بچوں کی ماں ہیں، آپ کو ساتھ لے کے جانا کیسے بھول سکتا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تمہارے ساتھ جنگلی انسان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کو اپنے اوپر معنی خیز نگاہیں دیکھ کر پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی، نہیں، میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا، دونوں میاں بیوی ساتھ مل بیٹھ کر چنے بیچا کریں گے اور جہنمیوں میں تقسیم کریں گے۔ وہ کیا خوب شاعر نے کہا ہے، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ وہ شعر پڑھتا اس کے چہرے پر ٹکٹکی باندھتے ہوئے بولا تھا، میں تو جنت میں بھی تمہارے ساتھ نہ جاؤں۔ وہ اس کی مسلسل خود پہ ٹکے دیکھ کر غصے سے بولی تھی، تو جنت کس کافر نے مانگی ہے، آپ کے ساتھ جانا قبول ہے۔ وہ اس کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھ کر اسے مزید تپاتا ہوا بولا تھا، استغفار، پھر جب میرے علاوہ ہر چڑیل کے ساتھ ٹھڑک جھاڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آگ میں پھینک دیں گے۔ اس کی بات کا خفگی سے جواب دیا گیا تھا، تو پھر میرے ساتھ جنت ہی چلے جائیں، میں وہاں کی حوروں کے ساتھ بھنگڑا ڈال لیا کروں گا، تب تو اللہ آگ میں نہیں پھینکیں گے نا۔ وہ جو اس کو اللہ سے ڈراتے ہوئے معصومیت سے بولی تھی، اسنال کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ وہ تو اس کی بات کا جواب دیتا بازوؤں سے پکڑ کر نرمی سے اسے اپنے پاس کر گیا تھا۔ چھوڑو، نہایت ہی فضول انسان ہو تم۔ وہ اس کی چمکدار آنکھوں سے نگاہیں ہٹا کر ہڑبڑا کر بولی تھی، رو لیں میرے سینے پر سر رکھ کر، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا کب سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے اور آپ کے دل میں یہ خواہش بن کر حسرت رہ جائے۔ وہ اس کے سر کو پکڑتا اپنے ساتھ لگاتا اس کے کانوں میں گمبھیر لہجے میں بولا تھا، بکواس بند کرو، میرا دل بند ہو جائے گا، اللہ تمہیں میری بھی عمر لگا دے۔ وہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتی دہل کر چیختی ہوئی بولی تھی، ہائے کمال کر دیا، آخرکار آپ بھی جھانسی کی رانی کی بہو نکلی نا، کیسے آپ نے مجھ معصوم پر ستم کیا، ویسے بڑی چلاک ہیں آپ، کیا پتا آپ کا آخری دن ہو آج، اسی لیے آپ جہنم کی رٹ لگا رہی تھی تاکہ اپنے ساتھ مجھے نظارے کراتی، اسی لیے مجھے اپنی عمر لگا رہی ہیں نا کہ جو میری تھوڑی بہت زندگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ وہ اس کے دہلتے چہرے کو اپنا لہجہ شرارتی کر گیا تھا، ورنہ اپنی زندگی کا تو اسے اب خطرہ ہی تھا، جس اوکھلی میں اس نے ہاتھ دیا تھا وہاں تو موت بھی کامتی تھی، زندگی بھی پناہ مانگتی تھی۔ دفع ہو جاؤ کمینے انسان، میں تو تمہارے لیے فکر مند، ایویں فضول میں ڈرامے لگاتے رہتے ہو۔ وہ اس کا شرارتی لب و لہجہ دیکھ کر چیخ پڑی، پھر اس کے سینے پر اتنی شدت سے روئی کہ اسنال گڑبڑا گیا تھا، اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس کو ساتھ لگائے تھپکیاں دیتا بیٹھ گیا تھا۔ وہ سو گئی تھی، جبکہ اسنال وقت اس کے سونے کے بعد پریشان ہوا تھا۔ آخر 4:30 بجے وہ اس کے روئے چہرے کو دیکھتا، اس کے بکھرے بالوں پر کیچر لگاتا، اس کے ماتھے پر عقیدت بھرے لب رکھتا، اپنا بیگ اٹھاتا نکل گیا تھا۔ وہ گھر سے نکلا تو فجر کی اذان ہو چکی تھی، اس نے جلدی سے نماز ادا کی اور اپنے مشن پر نکلا تھا۔ آج اتنی بری بوتی کیوں بنائی ہے اور خاموش کیوں ہو؟ ویسے تیری شکل تو پہلے ہی ایسی تھی، پر غصے سے کچھ تو ظاہر کر دیتا تھا۔ فرقان نے صبح سے اس کے خاموش چہرے کو دیکھ کر کھوجتے ہوئے پوچھا تھا۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی بھی کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں میرے دوست، خاموشی مزید تذلیل سے بچا لیتی ہے۔ وہ گہرے مگر اداس لہجے میں خلا میں گھورتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے تجھے میرا دوست، ایسے پریشان تو اچھا نہیں لگتا۔ یار میں تیرا غصہ برداشت کر لوں گا، تیری گالیاں برداشت کر لوں گا، لیکن تو ایسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ میرا دوست ہیرا ہے، وہ کسی کی نظر میں کیا وقت کھوئے گا، کسی کو تو تیرے آگے ہی وقت نہیں ہے۔ فرقان جذباتی لہجہ لیے بولا۔ وہ اس کا اداس چہرہ دیکھ کر اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے دکھ سے بولا تھا، کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یار کیوں اتنی گہری باتیں کر رہا ہے، اصل وجہ تو بتا، اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو پردہ ڈال دوں گا، غلط اقدام سے روک دوں گا، تیری اداسی کو ختم کر دوں گا۔ فرقان نے اسے بہت پریشان دیکھتے ہوئے اس کے پاس ہوتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ اسے ہر بات بتاتا گیا، ہر لفظ، ہر غلطی، گناہ، کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ تجھے پتا ہے میں نے اس کی معصومیت کو ایک غلط لمحے کی زد میں آ کر برباد کر دیا تھا۔ میں نے اس پر اتنا ظلم کیا کہ کوئی یہ کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا، لیکن اس پر ظلم کرتے میرا دل نہیں کانپا۔ وہ روتی چلاتی اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتی رہی، لیکن مجھ جیسے بغیرت شخص کو شرم نہیں آئی۔ میں کبھی اپنے لفظوں سے، کبھی اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم کو داغدار کرتا رہا،
اور تیرے دوست نے اس کی نظر میں اپنا وقت اپنا مقام کھو دیا۔ وہ مجھ سے پناہ مانگتی ہے، میرے قریب جانے سے اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ اس کو میں نہیں میرے دیے درد اور ستم رلاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے میری زندگی جہنم بنا کر آپ تو سو جاتے ہیں لیکن میری راتیں عذابوں میں کرتی ہیں۔ یار اب تو ہی بتا، وہ معصوم لڑکی کیسے مجھ سے محبت کرے گی جو میری پرچھائی سے بھی ڈرتی ہے؟ میں کیسے اسے زندگی کی طرف وہ باتیں کرتے کرتے دھاڑ مار مار کے رونے لگا۔ جبکہ فرقان پہلے تو ساکت ہوا، وہ اسے کہنا تو چاہتا تھا لیکن اس کی حالت کے پیش نظر رک گیا۔ پھر اپنے سامنے اس اونچے لمبے شخص کو دیکھا جو اپنی بیوی پر کیے گئے ستم پر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ فرقان ضیاء نے اپنی 32 سالہ زندگی میں پہلی بار 30 سالہ اونچے لمبے مرد کو اپنی 18 سالہ بیوی کو اپنے دیے گئے ستموں پر دھاڑے مار مار کے روتے دیکھا تھا، نادم ہوتے دیکھا تھا، پریشان ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے گلے لگا پہلی دفعہ اپنی تکلیف بہا رہا تھا۔ یار وہ تیری بیوی ہے، اسے کنارہ کشی مت کر، اس کو جانچ، اس کی معصومیت کو دوبارہ سے قائم کر، ایسے تو بھابھی تجھ سے دور ہو جائے گی۔ اس کی انا، اس کی شرارت، ان کی ضد، ان کے مان کو واپس لا، جو انہیں تجھ پر مان تھا، ان کا سپر مین انہیں واپس لوٹا اور تم بھی گھر جا، ایسے تو ڈپریشن کا مریض بن جائے گا۔ چل گھر چلتے ہیں، سکون کا سانس لے، زندگی تو اپنے روپ بدلتی ہے۔ وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتا امید کا کونا اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اور کچھ دوست ہوتے ہیں جن سے زندگی میں سانسیں چلتی ہیں، اور فرقان اس کا دوست، اس کا غمگسار زیادہ تھا۔ فرقان نے اسے پرسکون کر کے بھیجا اور خود بھی گھر کی راہ لی تھی۔ وہ جب سے کالج سے آئی تھی پریشان تھی، اکیڈمی میں بھی آج اسے سارا مرجھائے چہرے کی وجہ پوچھتی رہی لیکن وہ آج سارا دن خاموش رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، ایک کتاب گود میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے خلا کی وسعتوں میں کیا کس نادیدہ نقطے کو کھوج رہی تھی۔ کسی سے محبت کرنا جرم ہے اور وہ تو میرے محرم ہیں، ہلال محبتیں تو سکون دیتی ہیں، پھر مجھے اتنی بے چینی کیوں ہے؟ وہ خود سے سوال کرتی ہوئی بولی تھی۔ ایک تو دل رات سے اپنے اختیار میں نہیں تھا، اس کا نازک دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ روشنال کے اگلے لایا عمل سے ڈر رہی تھی۔ مغرب کی اذان سنتی نماز ادا کی اور کمرے سے باہر آئی اور کچن میں چلی آئی۔ ہاٹ پاٹ میں اس کا ناشتہ ایسے ہی پڑا تھا، مطلب وہ صبح ناشتہ نہیں کر کے گیا تھا۔ وہ پیاز کاٹنے لگی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سیدھا ہوئی تھی اور بھاگتی کچن کی کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس دل کو سیراب کرنے لگی جو صبح سے پیاسا تھا۔ وہ نظروں کے ذریعے اس دل میں اتارنے لگی۔ اس کے بھرپور سراپے سے دل کی دنیا دھرم بھرم ہو گئی تھی، جو بکھرے حلیے میں بھی دل میں اتر جانے کا ہنر رکھتا تھا۔ وہ آج تھوڑا جلدی آ گیا تھا۔ وہ اسے چوری نظروں سے دیکھتی رہی جو سنجیدہ سی چال چلتا بغیر کچن کی طرف دیکھے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اشنال نے ایک بات نوٹ کی، جس چال میں مضبوطی ہوتی تھی آج اس چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ پاگل ہے تو بھی اشنال۔ وہ چلا گیا لیکن وہ ان جگہوں کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گزرا تھا۔ وہ جب ہوش میں آئی اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولی تھی، ہائے اشنال، وہ اپنے اس نئے ستم گر محبوب سے پانی تو پوچھ لو۔ وہ اپنے سانسیں درست کرتی ہوئی سنک سے پانی بھرا اور روم میں آئی تھی۔ پانی پی لیں؟ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے آگے پانی پکڑاتے ہوئے بولی۔ دل کی بدلتی دنیا سے وہ پہلی بار دل کے کہنے پر اس کے لیے پانی لائی تھی۔ مجھے پیاس نہیں ہے، وہ اپنی بند آنکھوں سے بازو ہٹا کر نرمی سے بولا تھا، جبکہ اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ وہ بہت مشکل سانس لے رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی بگڑتی سانسیں دیکھ کر اس کی سانسیں ڈوبنے لگی تھیں۔ وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ اشنال نے اس کو دیکھا جو بے چین لگ رہا تھا، جیسے اس کے سینے میں آگ لگی ہو۔ وہ بار بار سینے کو مسل رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ یہ پانی پی لیں؟ وہ اپنے نازک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ گئی تھی اور پانی کا گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگایا تھا جو وہ ہاتھ مار کر گرا چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اشنال کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جبکہ روشنال ٹھیک ہوتا تو رسپانس دیتا۔ وہ کچن سے پھر پانی بھر کے لائی اور کانپتے ہاتھوں سے اسے پانی پلانے کی کوشش کرنے لگی۔ پانی پینے کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کی حالت تو تھوڑی سی ٹھیک ہوئی تھی تو وہ بنا اس کی طرف دیکھے لیٹ گیا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ فکر مندی سے اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ آنکھیں کھول کر روشنال یہی کہہ سکا تھا۔ اس کو فکر مندی سے اپنے اوپر جھکا دیکھ کر، اس کے معصوم چہرے پر اپنے لیے پریشانی دیکھ کر وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کو کیا تسلی دیتا، وہ تو خود سے ہی ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ روشنال پلیز صاف صاف بتائیں، آپ کی حالت اگر زیادہ خراب ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ مجھے تو یہاں کے راستوں کا بھی نہیں پتا، موسم بھی خراب ہو رہا ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھی فکر مند ہو کر پھر سے اس کے کندھے کو ہلا گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس بے چینی ہے مجھے۔ اس کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر وہ اس کے ہاتھ کو اٹھاتا اپنے دل پر رکھتا ہوا مسلنے لگا جیسے اس کے لمس سے بے چینی ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ کرتے آنکھیں پھر سے موند چکا تھا۔ اسے بے چین دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ پڑھ کر اس کے ہاتھ پر پھونک مار کر اس کا ہاتھ اس کے دل پر پھیرا تھا۔ روشنال پلیز بتائیں نا، اب آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے اوپر جھکتی اونچی آواز میں بولی تاکہ اس کی آواز سن کر جواب دے دے۔ اب میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ اور پریشان مت ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر سر سے لہجے میں جواب دیا اور بہت مشکل اسے تسلی دے سکا تھا۔ وہ اس کے پری پیکر چہرے کو دیکھا جو بس رونے کے در پر تھی۔
वाकई वो बस यही कह सकी। उसकी कुशादा पेशानी पर नम होते कतरे, उसको ठंडे पसीने आ रहे थे। अपनी नमाज की शक्ल में खोलती दुपट्टे को उसकी कुशादा पेशानी साफ करने लगी। चेहरा भी नम था, उसका चेहरा भी अपने दुपट्टे से साफ किया था। उस जैसे मजबूत मर्द की यह हालत देखकर उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। उसे खुद नहीं पता था कि ये सितम कर कब उसके दिल पर डेरा जमा गया था। वो उसकी बंद आंखें देखकर उसको दिल के रास्ते अंदर उतारने लगी। उसकी खुली आंखें देखकर वो नजरें ना मिला पाती थी। वो थोड़ी देर उसको देखती रही, लेकिन उसकी आंखें हनूज बंद थी। वो परेशान सी किचन में आ गई थी। उसकी हालत देखकर टांगें कांप रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी गिर जाएगी। उस सितम की हालत उस पर गरां गुजर रही थी। बाहर बादल गरज रहे थे। वो टेरेस के करीब आई। मौसम देखा जो खराब लग रहा था। बारिश होने के आसार मालूम हो रहे थे। खराब मौसम देखकर खौफ की लहर उसके अंदर सरायत करने लगी थी। काफी देर खड़े रहने के बाद वो वहां से हटी। किचन में आके सालन तैयार करने लगी। सालन तैयार कर चुकी जब मगरिब की अजानें होने लगी थी। वो आंच ऑफ करके निकली और एक दफा कमरे में झांकी कि उसकी तबीयत मालूम कराए। डोर से ही देखा तो उसको सोता हुआ पाया। उसको सोता हुआ देखकर अपने रूम में आ गई थी। अब तो पढ़ाई का भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वजू करके नमाज अदा करके सूरह वाक़िया पढ़कर वो फिर से किचन में आई और आटा गूंदना शुरू किया। आटा गूंदा के तकरीबन ईशा के करीब रोटियां डालकर रखी और मेज पर रखी। बाहर बारिश की आवाज़ सुनती उसने पर्दे बंद किए। सब कमरों के डोर बंद किए थे। उसके रूम में जो अभी तक सो रहा था रोशनार दो दफा पुकारने पर भी टस से मस न हुआ। उसके अंदर खौफ की एक लहर आई थी। वो उसके पास बैठी थी। वो ड्राइवर कहाँ है जो मुझे कल लेकर गया था? इरफान दुरानी गार्ड पर चीखा था जो कुर्सी पर बैठा नींद पूरी कर रहा था। क्योंकि उसे ऑफिशियल बिजनेस टूर पर जाना क्योंकि वो ऑफिशियल बिजनेस टूर पर जाना चाहता था। कर्मों की गैर हाजिरी पाकर वो गुस्सा हो गया था। साहब, पीछे क्वार्टर में वो आदमी सो रहा है। वो नींद से झूलती आंखें खोलकर अंगड़ाई लेता हुआ बोला था। जल्दी उस पेंडू आदमी को बुला के लेके आओ, मुझे एयरपोर्ट पे जाना है। जी जी साहब, मैं जाता हूँ। गार्ड कर्मों को बुलाने के लिए भागा था। ओए उठ, तू नींदें पूरी कर रहा है। तुझे साहब बुला रहे हैं, जा बाहर जा। साहब तुझे ऐसे सुलाएंगे तो सारी जिंदगी उठ नहीं सकेगा। गार्ड ने अपनी भारी भरकम टांग सोए हुए शख्स को मारी थी जो अपने पन्ने को अपने नीचे किए ऊँग रहा था। ऐसे तो कोई शख्स भी नहीं सोता जैसे वो नीचे जमीन पर सोया हुआ था। उसके पेमा ज़्यादा कपड़ों से गुर्बत का अंदाजा लगाया जा सकता था। ओए बगैरत, तूने पठान को टांग मारी, अब पठान तुझे टांगे मारेगा। तूने मेरी सोई हुई गैरत को जगा दिया। करमू जमीन पर सोया हुआ था। जब उस शख्स के भारी बूटों वाला पाँव उसकी पुश्त पर लगा था, वो अपनी कमर को मसलता हुआ उठ खड़ा हुआ। ओफो, उठ खड़ा हुआ। ओह, तुझे साहब सीधा करेंगे। मैं जाकर साहब को बोल रहा हूँ कि पठान की गैरत जाग गई है। वो उसे धमकी देता हुआ बोलकर उसे मारने से पहले ही बाहर लपका था। जा, तेरे साहब से मैं नहीं डरता। तेरे साहब से क्या, मैं अपने बाप को छोड़कर किसी के बाप से भी नहीं डरता। बता दे अपने साहब को। करमू पर करमू करने को हिलाता इतनी आवाज में बोला कि कोई सुन ना सके। रुको, मैं साहब को बताता हूँ। उसकी धीमी आवाज सुनकर उसे फिर से धमकी दी गई। ओ जी, तुसी सानू याद किया ते असी हाजिर। करमू भागता हुआ गार्ड से पहले इरफान दुरानी तक पहुंचा था और जल्दी से अपनी मादरी जुबान में बात की थी। तुम मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें अपने साथ जाने के लिए रखा या सिर्फ खाने और सोने के लिए रखा है? हरामखोर इंसान, माल से तुम मुझे वापस लेकर आए, उधर से निकलना चाहते हो शायद। इरफान दुरानी उसको देखकर अपना गुस्सा बाहर निकाला था। ओ नहीं साहब जी, हम तो आपको देखता रहा पर हमको आप नजर नहीं आया। हम इस इतनी बुरी बला के अंदर चला गया, हम समझा वो बला आपको खा गई है। करमू ने माल को बला समझकर वजाहत दी थी। साहब जी, ये बाल आपका हवा में उड़ा है क्या? मेरी मोरे तो कहती थी कि मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किया। मुझे लगता है आपका बाल भी हवा ले गया है। साहब जी, तुसी तो इतने अच्छे बंदे हो, गाय थानू सोनी नहीं लगती जी। शट अप जाहिल इंसान, मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ कर आओ। इरफान दुरानी उसकी डफर पर चीख उठा था और अपनी गंज पर हाथ रखकर सर को दबोचा था। ओ साहब, खैर नाल सर जख्मी हो जासी तो आसादा, तुसां बाल ही नहीं। करमू उसको ऐसा करता देखकर बोले बगैर नहीं रह सका था। निकलो निकलो इधर से, नहीं तो धक्के मार के निकलवाऊंगा। उसकी फिर से बात सुनकर इरफान दुरानी गुस्से से झाड़ते हुए बोला था। ओ सर जी, शांत रहो, परेशान ना हो। तुझे जहाज से नहीं जाना, चलो हम आपको छोड़ के आता है। करमू उसको खुद पर डांटता देखकर उर्दू पंजाबी मिक्स करके उसके गुस्से को ठंडा कर गया और चाबी अपनी जेब से निकाली थी। जाहिल इंसान, इरफान दुरानी नॉर्मल होकर फिर बड़बड़ाया। गाड़ी में बैठा जो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। सुनो, तुमने मेरा फोन तो नहीं देखा? इरफान दुरानी फ्रंट सीट पर बैठता था हकुम से बोला था। सर जी, तू सानू चोट ता नहीं लगी? फिर कितने खून निकलिया तुसां दा? करमू ने गाड़ी चलाते हुए उसकी तरफ देखते फिक्रमंदी से कहा था। व्हाट, जाहिल इंसान, अपने काम से काम रखो, अब मुझे मुखातिब मत करना, ये ना हो गाड़ी से फेंक दूं। वो इसकी बात पर दांत पीसता हुआ बोला था। फिलहाल गाड़ी हम चला रहा है, तुसी अपना ख्याल रखो, मेरा नहीं। ये कहकर उसने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी थी।